51 कोलकाता शहर का हावड़ा ब्रिज। हर हर महादेव। PS मे बी नंबर अंडरस्कोर नोट। मेरे पुराने सभी लीडर्स को थैंक यू सो मच कि उन्होंने पहले सीजन को इतना प्यार दिया। ये फ्रोजन रोमांस का सीजन 2 है, जिसका नाम मैंने बहुत सोच समझकर एकदम डिफरेंट और एक छोटे शब्द का एक बड़ा अर्थ निकाल कर लिखा है। मेरे पुराने रीडर्स इस स्टोरी को अच्छे से एंजॉय करें और इसे भर भर कर अपना प्यार दें। और सबसे जरूरी बात, जिन्होंने पहला सीजन नहीं पढ़ा और पहली बार इस स्टोरी को ओपन कर रहे हैं, मैं उन्हें यह नहीं कहूँगा कि आप इस स्टोरी को समझने के लिए पहला सीजन पढ़ें या उसे पढ़ने के बाद ही आपको ये सीजन समझ आएगा। नए और पुराने रीडर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों सीजन भले एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर स्टोरी में ऐसे लिखूंगा कि आप अगर उस सीजन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो भी आपको स्टोरी पूरी समझ आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप फ्री हैं तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए फ्रोजन रोमांस पढ़ सकते हैं, जिससे स्टोरी से आप और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। बट आप लोगों स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आपको स्टोरी समझ आएगी। और हाँ, स्टोरी पढ़ने से पहले कमेंट में आप लोग अपना अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि मुझे बाकी के कैरेक्टर्स के लिए नाम चाहिए तो मुझे अपने रीडर्स के ही नाम लिखने हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने फ्रोजन रोमांस के एक नए सफ़र को। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कोई भी कहानी कभी भी खत्म नहीं होती, बस उसका पहला सिलसिला खत्म होकर दूसरा सिलसिला शुरू होता है। बहुत कर ली मैंने बकवास, अब आप लोग भी मुझे गाली देने लगे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, वरना मेरे आधे रीडर्स तो ऐसे ही भाग जाएंगे। अंडरस्कोर तारांकन नया किरदार, नई जगह और एक नई पहचान लेकर मैं लौटा हूँ अपना पुराना वही सिलसिला। बहुत कुछ बदला भी है और बहुत कुछ वही है, जिसे हम आगे कहानी में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, भारत की ब्रिटिश काल की राजधानी और पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजधानी कोलकाता शहर। कोलकाता शहर उद्धरण चिन्ह ... मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। खुद ही दूर होती जा रही हूँ सबसे। सारे रिश्ते पीछे छूटे जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खो गया है और मैं बस ठगी से एक जगह अकेली खड़ी हूँ। लगभग रात के 11 बजे के आसपास रविंद्र सेतु या यूं कहें कि हावड़ा ब्रिज की रेलिंग पर एक लड़की अपने दोनों पैर नदी की ओर झुकाए हुए बैठी हुई खुद से ही बातें करते हुए बोली। आज पूरा आसमान एक अलग ही अंधेरे में डूबा हुआ था, या यूं कहें कि अमावस की रात ने पूरे आसमान को ढक कर रखा हुआ था। और शायद इसी आसमान की तरह उस लड़की की जिंदगी में भी पूरी तरह अंधेरा था। तेज हवाओं के बीच वो लड़की हुगली नदी के छोर को देखते हुए अपनी नजरें नीचे किए हुए थी। उसकी आंखों में एक खालीपन और एक उदासी साफ देखी जा सकती थी। उस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं, यही लगभग 13-14 साल थी। उसने एक जीन्स और टॉप पहना हुआ था। उसके खुले बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। अंधेरे में भी उसका गोरा बदन साफ दमक रहा था। कुल मिलाकर उसकी छवि को ही देखकर साफ पता चल रहा था कि भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से तराशा था। कोलकाता शहर और हावड़ा शहर को जोड़ने वाला एकमात्र हावड़ा ब्रिज आज पूरी तरह सुनसान था। वहां पर सिर्फ पानी बहने की तेज आवाज आ रही थी। यहाँ तक कि उससे एक बाइक भी जाती हुई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी बारिश का सीजन चल रहा था, जिस वजह से सभी लोग दिन में ही अपने काम निपटा लेते थे। पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ कोलकाता शहर जैसा भी नजर आ रहा था, लेकिन उस लड़की को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उसी तरह अपनी आंखों में खालीपन लिए हुए ही लंबी गहरी नदी को देखते हुए भरी हुई आवाज में एक खालीपन के साथ कहा, उद्धरण चिन्ह ... माँ बाबा, आप लोगों को गए हुए आज पूरे 2 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आप लोगों को कल ही खोया था। आज ही के दिन मैंने अपनी इन्हीं आंखों से आप दोनों की सांसों को टूटते हुए देखा था। इस बारे में सोचते हुए ही आज भी वही मांझा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। उस लड़की को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो खुद से ही बातें करते हुए काफी ज्यादा उदास लग रही थी। अभी रेलिंग पर बैठी हुई लड़की खुद से बात कर ही रही थी कि अचानक ही आसमान का रुख एक बार और बदला और अचानक ही बादल गरजने लगे। बादल इतनी तेज गरजने लगे कि कोई भी नॉर्मल इंसान आवाज सुनकर ही डर जाए, लेकिन उस लड़की को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। हवाओं का रुख और भी ज्यादा तेज हुआ और हुगली नदी का पानी और भी तेजी से किनारों को छूने लगा। उस लड़की के कपड़ों के साथ साथ उसके बाल भी और भी तेजी से हवा में उड़ने लगे, और अगले ही पल पूरा आसमान ऐसे माहौल को जनरेट करने लगा जैसे अभी तेज बारिश होने वाली हो। इस तरह आसमान को बदलते हुए देखकर उस लड़की ने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ कहा, उद्धरण चिन्ह ...
दुर्गा माँ, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और शायद इसलिए आज के दिन पिछले 2 सालों की तरह आप भी मेरे दुख में मेरा साथ देने आई है। माँ बापा की जाने के बाद एक आप ही तो मेरा सहारा बनी। वो लड़की दुर्गा माँ को याद करते हुए चेहरे पर आई हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। ये लड़की जो हावड़ा ब्रिज पर बैठी हुई थी, कोई और नहीं बल्कि कनक दीवान थी, इस कहानी की फैमिली और हम सबकी प्यारी कनक, जिसे प्यार से सभी कुकू कहते हैं। 14 साल की कनक दीवान, जिसने अपनी 12 साल की उम्र में ही अपने माँ बाबा को अपने ही आंखों के सामने एक एक्सीडेंट में दम तोड़ते हुए देखा था। हालांकि उनकी मौत ऑन द स्पॉट नहीं हुई थी, लेकिन खून से लथपथ उनकी बॉडी को उसने देखा था। उस समय कनक एम्बुलेंस में उनके साथ बैठी हुई थी। हॉस्पिटल जाते जाते उन्होंने बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया था, जिसके बाद कनक दीवान की बड़ी बहन या यूं कहें कि उसकी काशी दीदू ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि कशिश की भी उम्र ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप के जाने के बाद अगर घर में छोटा भाई बहन हो तो बच्चे को भी एक पिता की तरह और माँ की तरह उन्हें पालना पड़ता है। कशिश ने बिल्कुल एक माँ बाप की तरह कनक को संभाला और उसे भरपूर प्यार दिया। लेकिन कभी कभी कनक अपने माँ बाबा को याद करके अपनी इसी जगह पर आ जाया करती थी। लगभग 10 मिनट बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बाद अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी में पड़ने वाली बूंदों की आवाज और ब्रिज पर पड़ने वाली पानी की बूंदों की आवाज काफी ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। अचानक ही इस तेज बारिश ने कनक के चेहरे पर मुस्कान ला दी। दरअसल जब बारिश होती थी तो कनक को ऐसा लगता था जैसे दुर्गा माँ उस पर अपना आशीर्वाद बरसाते हुए उसे अपनी बाहों में समेट रही होती थी। अचानक उसकी आंखें बंद हो गई और उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। कनक को तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगर कोई और शख्स कनक को इस तरह देखे तो उसे पागल या सरफिरा समझेगा, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रिज पर रेलिंग से पैर टिकाए हुए इस तरह बैठना किसी पागल की निशानी थी। उसे इस तरह देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी कि कनक सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। पूरा आसमान काले घने बादलों से घिरा हुआ था। अचानक की बारिश को महसूस करते हुए कनक कब अपने पैरों को वापस रेलिंग पर टिकाकर पैरों के बल खड़ी होकर अपना चेहरा आसमान की ओर करते हुए आंखें बंद करके बूंदों को महसूस करते हुए वो सुकून महसूस करने लगी। उसकी उम्र की कोई भी बच्ची होती तो इतनी ऊंचाई को देखकर ही काफी ज्यादा डर जाती। कनक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में तो डर का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश की तेज आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी, पर कनक को एक सुकून मिल रहा था जो शायद उसे कहीं कहीं ही मिलता था। लगभग 20 मिनट तक कनक इसी तरह उसी पोजीशन में खड़ी रहकर अपने चेहरे पर से नीचे फिसलती हुई बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 है। चेहरे पर चिपके हुए गीले बालों के साथ उसने एक लंबी आह भरी, जो साफ बता रही थी कि उसे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। वो तो भला था उसने ऊपर डेनिम जैकेट पहना हुआ था, जिस वजह से उसकी बॉडी रिवील नहीं हो रही थी। इस बात से कनक अनजान थी कि एक स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से हावड़ा शहर से कोलकाता शहर की ओर ब्रिज पर बढ़ती जा रही थी, जो दूर से ही कनक की तरफ आती हुई नजर आ रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था, क्योंकि कनक अपने में ही खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उसी स्पोर्ट्स कार में एक हैंडसम लड़का, जो दिखने में लगभग 24 साल के आसपास का था, वो बहुत ही तेज स्पीड से अपनी स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर जवानी का जोश और उसका गर्म खून उसके चेहरे की मुस्कान को बयां कर रहा था। उसने सफेद कलर की शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर का जैकेट और उसके नीचे ब्लू डेनिम जीन्स पहना हुआ था। आंखों पर गूगल चढ़ाए, गले में चैन लटकाए, हाथों में कड़े के साथ उसने अपने हाथों की दर्जनों और मध्यमा उंगली में फैंसी चांदी की अंगूठी पहनी थी, जिस पर क्रिस्टल लगा हुआ था। उसकी कार में एक ट्रेंडिंग हॉलीवुड सॉन्ग चल रहा था, जिसे एंजॉय करते हुए वो डैशिंग और हैंडसम हंग तेज स्पीड में अपनी कार चला रहा था। गाने की लाइन बहुत ही ज्यादा फास्ट और इंटरेस्टिंग थी। गाने को एंजॉय करते हुए ही उसने अपनी लेटेस्ट हैंड वॉच में टाइम देखा तो 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। गाने को एंजॉय करते हुए सामने देखा तो अचानक उसकी नज़र ब्रिज की रेलिंग पर खड़ी हुई अपनी दोनों बाहें फैलाकर एक अनजान लड़की पर गई। हालांकि घने अंधेरे और तेज बारिश में उसका चेहरा देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन एक लड़की की परछाई उसे साफ नजर आ रही थी। अचानक ही एक लड़की को इस तरह खड़े हुए देखकर एक झटके में ही उसने तेज आवाज के साथ अपनी स्पोर्ट्स कार में ब्रेक मारा, जिससे उस हैंडसम हंट की स्पोर्ट्स कार घसीटते हुए कुछ दूर जाकर तेज आवाज के साथ रुकी। हालांकि उसकी कार कनक से काफी ज्यादा दूर लग रही थी। जैसे ही उसकी स्पोर्ट्स कार रुकी,
उसने अपने होश संभाले और अगले ही पल अपनी आंखों से अपने गॉगल्स हटाते हुए अपनी आंखें छोटी करके कंफ्यूज लुक के साथ सामने देखते हुए उसने खुद से बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 What is this unknown girl doing here standing on the handrail in the middle of the rain like this? That too on such a night. How annoying is this? उसकी आवाज थोड़ी रफ और भारी थी, लेकिन अगले ही पल उसने किसी संभावना के बारे में सोचा और एक झटके में ही अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए उसने स्पोर्ट्स कार का दरवाजा तेजी से ओपन किया और दौड़ते हुए कनक की ओर भागा। उसकी तेज आवाज पूरे हावड़ा ब्रिज पर गूंज रही थी, जो शायद तेज बारिश में दबने की वजह से कनक को बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। चटू फर्स्ट किस 4 साल बाद। हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं नए चैप्टर को। उम्मीद है कहानी का पहला चैप्टर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपने रिव्यूज दीजिए प्लीज़ एंड फॉलो कीजिए। नोट, चैप्टर रीड करने से पहले यूट्यूब पर बंजारे को घर वीडियो सॉन्ग प्ले करके देख लेना, जिससे सॉन्ग को फ्री करते हुए पढ़कर मजा आएगा। तारानकन तारानकन। उस लंबे चौड़े कट्टे कट्टे और सुंदर दिखने वाले नौजवान की आवाज़ बीच बारिश में ही दब जा रही थी। उसने कनक को इतना कुछ कहा, लेकिन कनक को उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी। अब तक तेज कदमों से दौड़ते हुए वो अनजान शख्स कनक के काफी ज्यादा नजदीक आ गया था। उसे अब कनक थोड़ी थोड़ी दिखने लगी थी, बट फिर भी उसका पूरा फेस और बॉडी क्लियर नहीं दिख रही थी। लगभग 5 मिनट में ही दौड़ते हुए वो अपनी परवाह किए बगैर रेलिंग के करीब आया और कनक के करीब आते ही उसने एक झटके में ही उसका हवा में मौजूद हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 है। कनक जो खुद में ही खोई हुई थी और एक अनकहे सुकून को महसूस कर रही थी, अचानक ही किसी के द्वारा झटके से ही नीचे खींचे जाने की वजह से उसे अपनी कलाई में तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे पीछे की ओर गिरते हुए उसकी चीख निकल गई। वही जिस शख्स ने कनक का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था, वो दौड़ते हुए तेजी से हो रहा था, जिससे उसकी सांसें भारी हो रखी थी। वही कनक तेजी से उसकी तरफ गिरी थी, जिससे कनक सीधा उसके ऊपर जा गिरी। वो शख्स भी अपना बैलेंस नहीं बिगाड़ पाया और कनक के साथ जमीन पर गिर गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 धमम। एक तेज आवाज के साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर जमीन पर पड़े हुए थे। तेज बारिश की वजह से जमीन पर भी पानी पूरी तरह फैला हुआ था। वही वो अनजान दिखने वाला खूबसूरत नौजवान कनक के नीचे था। छोटी सी चिड़िया की तरह कनक उस नौजवान के ऊपर पड़ी हुई थी। पर एक चीज जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, वो थी सिचुएशन, क्योंकि कनक कुछ इस तरह गिरी थी कि उसके भीगे होंठ उस अजनबी के होठों से जा मिले थे, जिससे दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। पहली मुलाकात और पहली नज़र, पहली छुअन और पहली किस के लिए एक गाना डेडिकेटेड है, जिसके बोल कुछ इस तरह है, जिसे जिंदगी ढूंढ रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग, जिसे जदगी ढूंढ रही है। क्या वो ये मुकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है। दोनों के गीले होंठ एक दूसरे के होठों पर अपने होठों के एहसास की छाप छोड़ रहे थे। कनक के बालों से बहता हुआ पानी उस अनजान शख्स के चेहरे पर पड़ रहा था। अंधेरा काफी होने की वजह से उनका चेहरा एक दूसरे को क्लियर भले ही नहीं दिख रहा था, लेकिन एक दूसरे की चमकती आंखें दोनों देख सकते थे। 14 साल की कल की जिंदगी का ये पहला एहसास था। अभी तो उसने उस उम्र में कदम भी नहीं रखा था जहां उसे इन सब चीजों की फर्क होनी चाहिए। अचानक कोई इनडायरेक्ट किस से उसका पूरा शरीर कांप गया। वही उस अनजान शख्स की भी हालत कुछ अलग नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। दोनों के ही दिल की धड़कन तेजी परवान चढ़ रही थी। दोनों ही एक दूसरे के दिल की धड़कन साफ महसूस कर सकते थे। अनजाने में ही दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उनकी सिचुएशन ही बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गई। लगभग 2 मिनट 20 सेकंड तक तो वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। सिर्फ बारिश गिरने की ही आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन अगले ही पल अचानक ही बिजली कड़की और दोनों ही अपने होश में आए। एक पल की भी देरी किए प्रकार कनक तुरंत उस अनजान शख्स के सीने पर से अपना हाथ हटाते हुए फौरन अपनी जगह पर खड़ी हो गई और फिर उस अनजान शख्स के चेहरे को देखने लगी। बारिश में टपकता पानी उनके चेहरे को भींगा रहा था, जिससे उनका चेहरा एक दूसरे को बिल्कुल भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। हर बार उनकी आंखों में बारिश का टपकता पानी ही उतर जा रहा था, जिससे उनकी आंखें बंद हो जा रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 त तुम क्या करने जा रही थी? अचानक ही खुद को संभालते हुए सामने वाले अनजान शख्स ने तेज आवाज में कनक से सवाल करते हुए पूछा। सामने वाले हटे कट्टे लंबे चौड़े अनजान नौजवान की बात सुनकर कनक ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा। वही सामने वाला अनजान शख्स अपना सर नीचे झुकाए हुए कनक को देख रहा था।
क्योंकि इस समय दोनों की ही हाइट में आज उनकी एज में काफ़ी डिफरेंस नजर आ रहा था। वही उस शख्स की बात सुनकर कनक घबरा गई और उसने उसे अजीब तरह से देखा। कुछ देर पहले हुए अजीब परिस्थितियां उसकी आंखों के सामने घूम गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 म इतना कहते हुए कनक ने उस शख्स के पानी भरी भूरी आंखों को देखा जो क्लियर नहीं थी, लेकिन किसी तारे की तरह चमक रही थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सामने वाले शख्स की बात का क्या जवाब दें, या फिर कनक जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। पता नहीं क्या उसे अगले ही पल सूझा। उसने एक नज़र सामने मौजूद शख्स को देखा और फिर एक झटके में ही वहां से लंबी छलांग लेते हुए भागने लगी। इस बीच उसकी हथेली में मौजूद चैन से बना घुंघरू वाला ब्रेसलेट उस शख्स के हाथों में आ गया। इन सब चीज़ों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कनक किसी हवा की तरह कोलकाता शहर की ओर भागी। वही वो शख्स कनक के घटते फिगर को वहां से जाते हुए देख रहा था। देखते ही देखते कुछ देर पहले उसकी बाहों में चिड़िया की तरफ लिपटी हुई लड़की किसी इल्यूजन की तरह गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह क्या मैंने कोई अभी सपना देखा? अचानक ही वो अनजान नौजवान जैसे अपने होश में आया हो, क्योंकि उसका अनजान लड़की से मिलना एक सपने के बराबर ही लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी स्पोर्ट्स कार की ओर देखी कपटों के साथ बढ़ गया। कार के पास पहुंचकर उसने जैसे ही अपना हाथ दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ाया, वैसे ही उसे अपने हाथों में कुछ महसूस हुआ। अगले ही पल उसने अपने हाथों को चेहरे के सामने किया, तब उसे एक खूबसूरत सा मॉडल ब्रेसलेट नजर आया, जिस पर चैन के साथ घुंघरू बंधे हुए थे। दिखने में ब्रेसलेट काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था, और अगले ही पल उस अनजान शख्स की आंखों के सामने कनक और उसके बीच हुई इनडायरेक्ट की उसकी आंखों के सामने घूम गई। लेकिन अगले ही पल उसने उस भंगुर को जमीन पर फेंक दिया और खुद को डांटते हुए गुस्से में बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जस्ट स्टॉप इट आदित्य। वो छोटे की उम्र की थी। वो कोई छोटी सी बच्ची थी। एक बच्ची के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? इतना कहते हुए उसने फ्रस्ट्रेशन में एक मुक्का अपनी स्पोर्ट्स कार पर दे मारा। लेकिन अगले उसकी नज़र वापस उसी ब्रेसलेट पर गई, जो पानी में पड़ा हुआ तैर रहा था। पता नहीं उसे क्या हुआ, अगले ही पल उसने उस ब्रेसलेट को वापस उठाया और अपनी शर्ट की पॉकेट में डालकर कार में बैठा और वहां से निकल गया। दोनों अपनी अपनी रास्ते निकल गए थे, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि कोलकाता शहर के हावड़ा ब्रिज ने उनकी किस्मत को एक दूसरे से मिला दिया था। पर अभी इनकी किस्मत पूरी तरह से एक नहीं हुई थी। लग रहा था कि कुदरत इनकी प्रेम की कहानी को सुनहरे अक्षरों में लिखने जा रही थी। एक अनजानी मुलाकात में दोनों को एक अलग ही एहसास का अनुभव कराया। वो अजनबी एहसास दोनों के लिए एकदम अलग थे, पर क्या आगे चलकर दोनों का अजनबी एहसास एक हो पाएगा? इसके बारे में तो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों ही अपनी जिंदगी में मजबूर हो गए। दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी थे, पर शायद इस रात को दोनों ही अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन इन्हीं यादों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को जीना सीख लिया। इसी तरह देखते ही देखते 4 साल बीत गए। 4 साल बाद कोलकाता शहर। विपिन, कुछ सालों में कोलकाता शहर ज़्यादा नहीं बदला था, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनमोल और वैल्यूएबल्स थी। हुगली नदी पर मौजूद कोलकाता शहर और हावड़ा शहर को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज अभी भी उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद था। वही हावड़ा ब्रिज से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक लोकल एरिया मौजूद था। वहां पर मौजूद घर देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उस एरिया में सभी का अपना अपना रो हाउस था। कुल मिलाकर वो एक अच्छी सोसाइटी की तरह दिखता था। हालांकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का पुश्तैनी घर था, क्योंकि उनकी बुजुर्ग सालों से यहाँ पर रहते हुए आए थे। लगभग 50 घरों के बीचों बीच मौजूद उन्हीं के जैसा एक खूबसूरत सा दिखने वाला घर रोज की तरह सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वो घर देखने में ही किसी पुश्तैनी घर की तरह लग रहा था। उसके चारों ओर ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन एक गार्डन था जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, जहाँ कई खूबसूरत गमले और फूल लगे हुए थे, और उससे कुछ ही दूरी पर एक लोहे का बड़ा सा गेट मौजूद था। गार्डन के बीचों बीच मौजूद एक झूला था, जिस पर अभी अभी सुनहरी धूप पड़ रही थी। लेकिन उसी झूले पर एक बंदर, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, और उसके हल्के भूरे बाल उसे और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे थे। वो बैठा हुआ आराम से झूला झूल रहा था। इस बंदर को देखकर लग रहा था जैसे उसे किसी ने पाला था, क्योंकि उसने ऊपर व्हाइट शर्ट और नीचे ब्राउन पेंट पहनी हुई थी। उसी पेंट से 2 पट्टी उसके कंधे से होते हुए पीछे उसके पेंट में जुड़ रही थी। वो छोटा सा क्यूट सा बंदर उछलते कूदते हुए झूला झूल रहा था।
झूला झूलते हुए काफी ज्यादा शैतानी लग रहा था। उसकी शैतानी काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी थी। वो अभी झूला झूल ही रहा था कि तभी अचानक घर के अंदर से एक लड़की की तेज आवाज आई। उद्धरण चिन्ह डॉट। बिट्टू, बिट्टू कहाँ हो तुम? बिट्टू अचानक उस आवाज को सुनकर अपने दोनों हाथों में रस्सी पकड़े हुए बंदर जम गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो अगले ही पल कूदते हुए झूले से नीचे उतरा और तेजी से 2 पैरों पर दौड़ता हुआ घर के अंदर भाग। मुंबई जाना, मिस्टीरियस आइडेंटिटी। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यू जरूर भेजें। थैंक यू। तारानकन तारानकन। वो क्यूट सा बंदर घर के अंदर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो। वही घर के अंदर एक लड़की घुटने पर बैठी हाथों में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए अपने सामने मौजूद कान पकड़कर खड़े बंदर को गुस्से से देख रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिट्टू मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ना कि बिना किसी काम के इधर उधर मत घुमा करो, और मैंने तुम्हें एक काम दिया था, तुमने उसे क्यों नहीं किया? तुम आजकल आलसी होते जा रहे हो। वो लड़की नाइटवेयर में थी। उसे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वो उठने के बाद नहीं नहाई थी, लेकिन न नहाने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका बर्फ जैसा गोरा बदन और उसके फोटो के ऊपर मौजूद छोटा सा तिल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। उसकी बिखरे हुए पॉनीटेल में बंधे हुए बाल उसकी गर्दन पर बिखरे हुए थे। इस समय उसका चेहरा काफी ज्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा था। काली घनी पलकें और हल्की लंबी पतली नाक, उसके नीचे मीडियम साइज के स्ट्रॉबेरी की तरह चमकते गुलाबी होंठ और उसका अंडाकार चेहरा उसे एक परफेक्ट लुक दे रहा था। वो नॉर्मल लड़कियों से कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इसी के साथ उसके अंदर एक अलग ही चार्म और पॉजिटिविटी की फीलिंग आ रही थी। लेकिन इस समय अपने चेहरे पर नकली गुस्से के साथ अपने सामने मौजूद कान पकड़कर खड़े बंदर को देख रही थी। लेकिन उस बंदर की क्यूटनेस को देखकर उस लड़की को मन ही मन काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो बंदर उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ था और बार बार अपनी आंखें ब्लिंक कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बोलो बिट्टू, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? देखो, तुम अगर ऐसे ही करोगे ना तो हम तुम्हें अपने साथ मुंबई लेकर नहीं जाएंगे, समझ गए? और अब से तुम एकदम ओबीडियंट बंद कर रहोगे, तभी हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। उस लड़की ने अपने सामने मौजूद क्यूट से प्यारे से कान पकड़े हुए बंदर को समझाते हुए कहा। वही उसकी मुंबई ना ले जाने वाली बात सुनकर बंदर काफी ज्यादा उदास हो गया था, लेकिन फिर उसकी आखिरी बात सुनकर खुश हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सहमति में सिर हिलाते हुए उस लड़की की ओर देखने लगा। क्यूट से बंदर की बात को समझते हुए सामने वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए बंदर को देखकर कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। गुड, अच्छा ठीक है, अब चलो अपने काम पर लग जाओ। उस लड़की की बात सुनकर बंदर ने अचानक चेहरे पर मुस्कान के साथ उस लड़की को खुशी के मारे देखा और अपना सिर सहमति में हिलाते हुए वहां से दूसरी ओर बढ़ गया। वो लड़की उस बंदर को जाते हुए देखकर मुस्कुराए और फिर अपनी जगह से खड़ी हुई थी। तभी पीछे एक लड़की की चाहती हुई और खुशी भरी आवाज आई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुकू, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में कौन से कपड़े भरूं और कौन से नहीं। यार मेरी हेल्प करना। मैं तो सच बताऊं, कॉलेज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हूं। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम मुंबई जाकर वहां की सबसे फेमस कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। वो लड़की भी लगभग कुकू नाम की लड़की की उम्र की ही लग रही थी। वो भी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जहां कनक एक बारिश के बाद उड़ते हुए किसी चमेली के फूल की तरह थी, तो वही वो लड़की किसी सूरजमुखी के फूल की तरह। उस लड़की की बात सुनकर कुकू ने उसकी ओर देखा और फिर अपने सर को अपने हाथ पर मारते हुए खुद से परेशान होकर बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नैनीताल, तुझे पता है तू मुझसे 1 साल बड़ी है, लेकिन तुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तू बड़ी है, क्योंकि हरकतें तो तेरी एकदम छोटी बच्ची की तरह है। अपना काम तो ढंग से होता नहीं है तुझसे, सब तेरे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। कनक दीवान उर्फ कुकू ने अपने सामने मौजूद अपनी फुफेरी बहन नैना दीवान उर्फ अपनी प्यारी बेस्टी नैनीताल से कहा। दरअसल नैना 19 साल की होने को आई थी, वही कनक 18 साल की होने को आई थी। अभी उसकी 18 साल होने में कुछ समय बाकी था। दीवान फैमिली में सबसे बड़ी शिवानी दीवान थी, वही उनकी बेटी नैना जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी नीली आंखें लोगों को मारने के लिए बेताब रहती थी, लेकिन उसके हाथ लोगों को जान से मारने के लिए बेताब रहते थे। वही कनक और कशिश दोनों शिवानी और नैना के साथ रहती थी। दरअसल ये घर तो शिवानी और कनक के फादर का ही था। कनक के फादर और उसकी मदद अपनी बहन के साथ इसी घर में रहते थे, क्योंकि ये घर उनका पुश्तैनी घर था।
लेकिन फिर कुछ सालों पहले कनक के फादर और उसकी मदर की डेथ हो गई, जिसके बाद शिवानी दीवान ने ही तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने कभी भी नैना, कनक और कशिश में कोई भी भेदभाव नहीं किया। उनके लिए तीनों बराबर ही थी। उन सभी में कशिश सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा समझदार थी, क्योंकि शिवानी के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी और दोनों बहनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आती थी। इसलिए उसने बहुत ही जल्दी अपना 12th कंप्लीट किया और उसके बाद मुंबई अपनी आगे की पढ़ाई के लिए चली गई। हमेशा से ही टॉप करने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली और बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला। एडमिशन के साथ साथ उसने पार्ट टाइम जॉब ढूंढा और उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद बिजनेस की पढ़ाई और उसके बाद इंडिया की मोस्ट फेमस इन रिचेस्ट बिजनेस कंपनी में उसे एक सेक्रेटरी के तौर पर हायर कर लिया गया। जिस कंपनी में कशिश दीवान काम करती थी, वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि कपूर इंडस्ट्रीज थी, दुनिया की जानी मानी कंपनियों में से एक, जो अभी भी अपने बिजनेस और अपने एम्प्लॉयज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। अभी भी वहाँ पर काम करना लोगों का सपना था। चलिए अपनी कहानी की ओर चलते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें हम आगे स्टोरी में जानेंगे। कनक की बात सुनकर नैना चेहरे पर नकली गुस्से के साथ उसके पास आई और उसे घूर कर देखते हुए गुस्से के साथ ही बोली, उद्धरण चिन्ह ... अच्छा जी, मैं तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती हूँ, समझी? जब तुझे कॉलेज के कुछ बच्चे परेशान करते हैं तब मैं ही तुझे प्रोटेक्ट करती हूँ। और देख, मैंने तेरे लिए 1 साल का गैप भी कर लिया, ताकि हम दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ सकें। इतना कहते हुए नैना ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और उसकी ओर देखने लगी। उसकी बात सुनकर कनक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसके चेहरे को टच किया और अगले पर उसके सर पर मारते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह ... यही बात तो सालों से बोलती आ रही है, थकती नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, चल जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद हमें शॉपिंग के लिए बाहर जाना है। तुझे याद तो है ना, बुआ ने कहा था हम शाम को चलेंगे। चल जल्दी से तैयार हो जाए, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हमें नेट पर सर्च करके कॉलेज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी तो जाननी है। अचानक कनक की कही हुई बात सुनकर नैना को कुछ याद आया और उसने अपने ही सर पर हाथ मारते हुए सकपका कर अचानक ही ऊपर की ओर भागते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह ... गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो चली तैयार होने, तू भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। काशी दीदू का वीडियो कॉल भी आने वाला होगा, तेज आवाज में कहते हुए नैना सीढ़ियों से होते हुए ऊपर अपने कमरे तो और भाग गई। वही उसे इस तरह से भागते हुए देखकर कनक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके बाद कनक भी ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ऊपर आकर कनक ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने जैसे ही कॉलर आईडी देखी, उसके माथे की त्योरियां चढ़ गई। अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में ही गायब हो गई और उसका पूरा चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसकी आंखें काफी ज्यादा गहरी और एक्सप्रेशन लेस लगने लगी। एक पल में ही उसका चेहरा इस तरह से बदल गया जैसे वो कभी अपनी जिंदगी में ना ही हंसती हो और ना ही मुस्कुराती हो। कुल मिलाकर एक पल में ही उसकी खुशमिजाज पर्सनैलिटी किसी कोल्ड और पावरफुल शख्स में बदल गई थी। एक लंबी गहरी सांस लेकर वो सोफे पर गई और बेढंगे तरीके से बैठते हुए उसने फोन उठा लिया। उसके फोन के कान के पास लगाते ही उधर से एक शांत और मर्दानी आवाज सुनाई दी, उद्धरण चिन्ह ... गुड मॉर्निंग मैम। उद्धरण चिन्ह ... उधर वाले शख्स की पोलाइट और मर्दानी आवाज सुनकर कनक ने फोन पर वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को एक कर्कश आवाज में बदल दिया। उसके बाद उसने सिर्फ एक ही शब्द में जवाब दिया, लेकिन अगले ही पल कनक ने उससे सवाल करते हुए ठंडी और हल्की गुस्से भरी आवाज में बोला, उद्धरण चिन्ह ... क्या काम है? उसने सिर्फ यही कुछ शब्द अपनी ठंडी आवाज में कहा। उसकी यही कुछ शब्द सुनकर सामने वाला शख्स एक पल के लिए घबरा गया। फिर उसने हिम्मत करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर कहा, उद्धरण चिन्ह ... मैम, एक ऑर्डर आया है और वो लोग प्राइस से भी 10 गुना ज़्यादा दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ऑर्डर एक्सेप्ट करें। अगर आपको प्राइस सही नहीं लगता है तो आप प्राइस भी बढ़ा सकती हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं कि आप उनका काम करें। उस शख्स की आवाज़ सुनकर कनक ने एक लंबी आह भरी और कुछ देर रुककर सामने मौजूद बड़ी सी खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह ... नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं कुछ महीनों के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगी और इसके मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। उसके लिए मुझे कोई चाहे कितनी भी पेमेंट क्यों ना करे, और शायद इस बात को तुम अच्छे से जानते हो। कनक की ठंडी और हल्की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उधर वाले शख्स ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर सवाल करते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह ... मैम,
तो क्या मैं उनको मना कर दूं? उस शख्स की बात सुनकर कनक कुछ सोचते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर अपनी ऊंची आवाज में बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उनको बोलो अगर वो चाहते हैं कि मैं उनका काम करूं, तो उन्हें कुछ महीने वेट करना होगा। उसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कनक की बात सुनकर सामने वाले शख्स ने मुस्कुराते हुए अपनी पोलाइट आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओके मैम, हैव ए गुड डे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सामने वाले शख्स ने इतना ही कहा और उसकी बात का जवाब देते हुए कनक ने सिर्फ एक शब्द कहा। उसके बाद उसने तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन काटने के बाद उसने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कुछ सोचा और फिर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। 18 साल की कनक दीवान की एक रहस्यमयी आइडेंटिटी थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो उसकी मिस्टीरियस आइडेंटिटी दुनिया और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से छुपी हुई थी, जो कहानी में आगे चलकर आपको पता चलेगा। नोट, आप लोगों को क्या लगता है कनक कौन है? और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कनक का फेस। अभी तो कनक किसी के सामने नहीं आई है, पर मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। कनक पूरी तरह से रणवीर का फीमेल वर्जन है। अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू। मेरे नए और पुराने रीडर्स, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तारांकन। दोपहर का वक्त। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कनक चलना, देख कितना लेट हो गया है। क्या तू चाहती है कि सब अच्छे अच्छे सामान कोई और खरीद ले, जिसके बाद हमारे लिए पुराने मटेरियल ही पड़े होंगे? नैना हॉल में इधर से उधर घूमती हुई कनक को तेज आवाज लगाते हुए कहा। उसका कहना कम चिल्लाना ज्यादा था। वो कोलकाता शहर का फेमस न्यू स्प्लेनेड मार्केट था, जहां पर महंगी से महंगी चीजें और ब्रांडेड से ब्रांडेड चीजें सस्ते दामों पर मिलती थी। उसकी तेज आवाज सुनकर कुछ ही दूरी पर सोफे पर बैठी लगभग 44 साल की शिवानी दीवान ने अपनी बेटी पर लगाते हुए गुस्से में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तू सच में गधी की गधी रहेगी, जब देखो चिल्लाती रहती है। अरे जब बोलकर गई है कि 2 मिनट में आ रही है, तो शांति से बैठ जाना, या फिर तुझे उसमें भी भाड़ा देना पड़ रहा है? उसकी बात सुनकर उनके बगल में ही बैठे या यूं कहीं आराम से बैठकर टीवी देखते हुए क्यूट प्यारे बिट्टू बंदर ने अपनी बत्तीसी दिखाई। उसकी इस हरकत पर नैना चिढ़ गई। उसने बिट्टू की ओर देखते हुए उंगली पॉइंट करके गुस्से में देखते हुए खजाने वाली नजरों से बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बेटा चल, तू वहां पर अकेला ही मिलेगा। तेरी बत्तीसी ना तोड़ के तेरे हाथ में पकड़ा दी तो मेरा नाम भी बोलना। उसकी बात सुनकर बिट्टू का मुंह देखने लायक हो, क्योंकि उसका पोपट हो गया था। तभी पीछे से सीढ़ियों से कनक की आवाज आई, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नैनीताल, इतना क्यों भड़कती है बेचारे के ऊपर? और वैसे भी तू अपनी हरकतों का पिटारा उसके ऊपर फोड़ना बंद कर। अच्छा चल, हमें देर हो रही है, आज हमें पूरा मार्केट ही घूमना है। पीछे से आती हुई कनक की आवाज सुनकर तीनों ने उस तरफ देखा तो कनक ने अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांधा हुआ था। टॉप के ऊपर वाइट शर्ट और नीचे वाइट जीन्स के साथ वाइट शूज पहना हुआ था। वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। आंखों में हल्का काजल, उसके अलावा चेहरे पर हल्का सा टचअप उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। उसके होठों के ऊपर का छोटा सा तिल अभी भी अपनी जगह पर मौजूद था, जो लड़कों के दिल की धड़कनों को बढ़ा देता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा, बहुत हो गई बातें, चलो पहले हम मार्केट चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सामान खरीदना है, और तुम लोगों को जो पसंद आए ले लेना, लेकिन अभी फिलहाल चलो। शिवानी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली। उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, जो उनकी बढ़ती हुई उम्र को साफ दर्शा रहा था। लेकिन 44 साल की उम्र में भी शिवानी 34-35 साल की लगती थी। शिवानी की बात सुनकर पीछे से उनके पास आकर कंपनी गले लगाते हुए खुश होकर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बुया अमी तोमाके खुबा मिसा करबा एबाम सबाथे के बेसी मिस्ती दोही एबाम संदेशा एबाम होमारेरा प्रिया रसोगुल्ला। बुआ, मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी, और सबसे ज्यादा तो मिष्टी दोही और सौंदेश और हमा फेवरेट रसोगुल्ला। कनक की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने नकली गुस्सा दिखाते हुए उसके सर पर मारते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं जानती हूँ, तुझे इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हर साल वेकेशंस पर तो आएगी ही, फिर साथ में मजे से पूरा शहर घूमेंगे। उन दोनों का प्यार देखते हुए नैना हल्के गुस्से में बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा ठीक है यार, चलो मुझे भूख लगी है, मुझे तो सबसे पहले ही स्ट्रीट फूड पर चल के आलू पूरी खानी है, गोलगप्पे और फिर झालमुरी। आह। इतना कहते हुए नैना ने इन सभी खानों को याद किया और अपनी जीभ को अपने होठों पर फेरते हुए बोली,
उसके बाद उसने एक लंबी सिसकारी लेते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो यार, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। मैं जाने से पहले सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, वरना पता नहीं कब इनकी शक्ल देखने को मिलेगी। हाय मेरी झालमुर्री, और मिष्टी दोही और आलू पूरी। यार किन किन के नाम जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना कहते हुए उसने उन तीनों की ओर देखा। उन तीनों का चेहरा देखकर उसने मुंह बना लिया और बाहर की ओर चली गई। कनक नहीं जल्दी से आगे बढ़कर बिट्टू को अपनी गोद में उठाया और अपनी बुआ के साथ वहां से निकल गई। लगभग आधे घंटे के अंदर ही अंदर टैक्सी पकड़ के तीनों बड़े मार्केट आ गए, जहां पर महंगे से महंगा सामान भी सस्ते दामों पर मिलता था और अच्छी क्वालिटी का भी था। वहां पर जाते ही नैना और कनक स्ट्रीट फूड और मिठाइयों पर टूट पड़ी। कनक भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। भले ही दोनों एक दूसरे को बोलती रहती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं थी। 1 घंटे के फुल एंजॉयमेंट के बाद वो लोग सामान खरीदने लगी और लगभग रात को 8 बजे तक उनकी शॉपिंग पूरी हुई और थक हार कर सभी घर वापस आई। घर वापस आकर शिवानी, नैना, बिट्टू अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। बिट्टू के लिए भी एक छोटा सा कमरा मौजूद था। दरअसल बिट्टू इंसानों वाले हर वो काम कर लेता था जो एक नॉर्मल इंसान करता था। कनक अपने कमरे में ना जाकर अपने कमरे के बगल में मौजूद दूसरे कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर अचानक उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने उस रूम का दरवाजा खोला जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसने आगे बढ़कर स्विच ऑन किया और अगले ही पल एक बड़ा सा कमरा वहां पर दिखा, जिसका हर एक सामान अपनी अपनी जगह पर बहुत ही करीने से लगा हुआ था। उस कमरे की दीवार पर बहुत सारी फैमिली फोटोज लगी हुई थी, जो किसी और की नहीं बल्कि कनक और उसके बाबा और माँ बहन की फोटो थी। वो सारी फोटोज तब की थी जब कनक और कशिश काफी ज्यादा छोटी थी। दीवार पर चारों तरफ 100 से भी ज्यादा तस्वीरें लगी हुई थी। कुछ तस्वीरें प्रेम थी तो कुछ ऐसी ही लगी हुई थी। उन तस्वीरों को देखते ही कनक की नज़र अचानक ही एक तस्वीर पर गई, जहां एक 29-30 साल का दिखने वाला आदमी अपनी पीठ पर 6 साल की छोटी बच्ची को बैठे हुए घोड़ा बना हुआ था। दोनों के ही चेहरे की मुस्कान काफी ज्यादा बड़ी थी। उस फोटो को देखकर अचानक ही कनक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में नमी छा गई। फोटो को देखते हुए उसने आगे बढ़कर उस पर अपना हाथ फिराया और फिर अचानक क्यों उसकी आंखों के सामने कुछ सालों पहले हुआ मंजर घूम गया। फ्लैशबैक, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बाबा, बाबा, बाबा उठो ना। बाबा आप उठा क्यों नहीं रहे हो? आपकी कुकू को डर लग रहा है बाबा। बाबा प्लीज उठाओ ना। बाबा देखो ना, माँ भी नहीं उठ रही है। बाबा उठो ना और माँ को भी उठाओ। बाबा। 6 साल की छोटी सी कनक अपनी आंखों के सामने एक खाई के पास उल्टी हुई कार से कुछ ही दूरी पर खून से लथपथ पड़े हुए एक शख्स को हिलाते हुए उठाने की कोशिश कर रही थी। वहीं उनसे कुछ ही दूरी पर एक औरत बंगाली साड़ी पहने हुए खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उस औरत का पूरा चेहरा खून से लाल हो गया था और उसकी आंखों में भी खून उतर आया था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कब की मर चुकी थी। वहीं उसके बगल में पड़े शख्स की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। शर्ट पैंट पहने जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। उस आदमी की सफ़ेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। वही वो छोटी सी बच्ची अभी भी अपने खून से सनी लाल हाथों से उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। उस छोटी सी बच्ची के माथे पर भी चोट लगी थी, लेकिन उसके माथे पर लगने वाली चोट काफ़ी ज़्यादा हल्की थी। तभी पीछे से कुछ पुलिस वाले आगे आए और उस बच्ची को जबरदस्ती उन दोनों से दूर ले जाने लगे। वही वो छोटी सी बच्ची अपने माँ और बाबा के पास जाने के लिए छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाना है। माँ बाबा, बाबा। वो छोटी सी कनक अपने माँ बाबा के लिए चिख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। फिर अचानक ही उसने अपने बाबा को जोर से पुकारा कि तभी अचानक कनक अपने होश में आई और उसने आसपास देखा तो एक तेज हवा की लहर खिड़की से अंदर आ रही थी। अगले ही पल वहां पर लगी फोटोज हल्की हिलाने लगी और पर्दे उड़ने लगे। होश में आकर कनक ने अपनी आंखों में मौजूद आंसुओं के साथ सामने मौजूद दीवार पर उनकी फैमिली फोटो को देखा, जिसमें कशिश और कनक अपने माँ बाबा के साथ उनकी गोद में बैठी हुई थी। फोटो को देखते हुए कनक ने एक लंबी गहरी सांस लेकर शांत मगर गंभीर आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माँ बाबा, अब कल से मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है, जहां पर नए लोगों और एक नए शहर के साथ एक नई शुरुआत करनी है। मुझे पता है कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जो मेरे लिए बिल्कुल अनजानी और अलग है।
कहते हुए कनक अपनी पुरानी यादों में खो गई। वो अपनी माँ बाबा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने उसे बहुत ही लाड किया था। लेकिन उनके जाने के बाद कनक बिल्कुल अकेली हो गई थी। कशिश से जितना बन पड़ा उसने करने की कोशिश की। इसी तरह शाम हो गई। कनक वही अपने माँ बाबा के कमरे में बिस्तर पर कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। शिवानी रात को कमरे में उसके पास आई और फिर उसे प्यार से देखते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने कभी भी अपनी तीनों बच्चियों में भेदभाव नहीं किया था। अगले दिन दोपहर के समय उद्धरण चिन्ह ... तुम दोनों ने अपना सब कुछ पैक कर लिया है ना? अच्छे से देखो, एक दूसरे का ख्याल रखना और झगड़ा बिल्कुल भी मत करना। और बिट्टू का भी ख्याल रखना। टाइम से खाना खाना और सो जाना। और वहां पर पहुंचकर मुझे फ़ोन भी कर देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम दोनों की मुझे बहुत चिंता होती है। रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन खड़ी हुई थी और कुली कनक और नैना का सामान लिए हुए उनके आगे चलने का इंतजार कर रहा था। शिवानी उन्हें सारी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, क्योंकि पहली बार कनक और नैना उनसे दूर जा रही थी। कुछ देर इसी तरह समझाने के बाद कनक और नैना ने एक साथ शिवानी को गले लगाया और अपनी आंखों में मौजूद आंसू को छुपाया। नैना और कनक के मेट्रो में बैठ जाने के बाद तेज आवाज के साथ ट्रेन का इंजन चालू हुआ और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। दोनों खिड़की से उन्हें हाथ बाय कह रही थी। शिवानी का दिल भारी हो गया और उनकी नज़र फिर नैना पर गई और उसकी नीली आंखों पर। उद्धरण चिन्ह ... हे दुर्गा माँ, जिस कल की परछाई मैं अपनी बच्ची पर पड़ने भी नहीं देना चाहती थी, शायद वो कल अब कुंडली मारकर मेरी जिंदगी में आने वाला है। हे दुर्गा माँ, उस शख्स से मेरी बच्ची को दूर रखना और हमेशा मेरी तीनों बच्चियों का ही ख्याल रखना। ट्रेन के जाने के बाद शिवानी की आंखों के सामने अचानक ही 20 साल पहले की वो काली रात घूम गई, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था। शिवानी उस शख्स को भूल जाना चाहती थी, लेकिन नैना की वो गहरी नीली आंखें ना चाहते हुए भी उस शख्स की याद शिवानी को दिला देती थी। फिर से एक बार ऐसा ही हुआ। नैना और कनक निकल पड़ी है अपने एक नए सफर पर। आखिर कैसा होगा इनका सफर? अब आगे की कहानी मुंबई में दिखेगी। रणवीर माही की फैमिली, काजल का डांस। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। तारांकन मुंबई। एक बड़ा सा घर जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आलीशान और खूबसूरत लग रहा था। उस घर के चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी थी और सबसे ज़रूरी बात, चारों तरफ एक बड़ा सा गार्डन था जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। बड़ा सा लोहे का गेट और उसके दोनों तरफ ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म के साथ कपूर फैमिली का बैच पहने हुए बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उनके हाथों में बड़ी सी बंदूक मौजूद थे जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा भयानक लुक दे रही थी। पूरा गार्डन हरा भरा था और उसके बीच में झूला में लगा हुआ था और कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। गार्डन के बैकयार्ड में गाने की आवाज़ बज रही थी। हालांकि गाना क्लासिकल था और साथ में घुंघरू की भी आवाज़ आ रही थी, जो दिल को एक अलग ही सुकून दे रही थी। एक बड़े से पेड़ के नीचे एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की पैरों में घुंघरू बाजे गाने की धूल पर ताल से ताल मिलाकर डांस कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई मोरनी बारिश के बाद जंगल के बीचों बीच नाच रही थी। बैकग्राउंड के बीचों बीच घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया सॉन्ग बज रहा था, जो पूरे गार्डन में गूंज रहा था। वही उससे कुछ ही दूरी पर पेड़ के नीचे एक खूबसूरत औरत बैठी हुई उस लड़की के डांस को देखते हुए उसी में खोई हुई थी। वही डांस करती हुई लड़की पूरी तरह से डांस में खोई हुई, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ अलग अलग स्टेप करते हुए डांस कर रही थी। वो महिला जो जमीन पर बैठी हुई थी, दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। देखने में उसकी उम्र तो 32 की 33 साल की लग रही थी, पर असल में उसकी उम्र 47 साल थी। लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे अपनी उम्र से कहीं गुना ज़्यादा छोटा बनाया हुआ था। वो सच में एक अलग ही खूबसूरती के दृश्य को जन्म दे रही थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि हमारी माही थी, जो उम्र के साथ साथ अपनी खूबसूरती लिए आगे बढ़ रही थी। उसकी खूबसूरती पहले जितने ही अभी भी बरकरार थी, बस चेहरे पर कुछ उम्र की निशानियां आने लगी थी, जो हर एक शख्स की जिंदगी में आती थी। वही उसके सामने घुंघरू पहनकर डांस करती हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी लाडली बेटी काजल थी। लगभग कुछ ही देर में गाना खत्म हुआ और तेज सांसें लेती हुई काजल गार्डन में ही बैठ गई और अपनी मॉम को देखने लगी। वही उसका डांस खत्म होते देखकर माही ने चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट लिए हुए उसे देखा और ताली बजाते हुए तेज आवाज में बोली, उद्धरण चिन्ह ... एक्सीलेंट, पिछली बार तो तुमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। बस ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी।
इतना कहते हुए माही अपनी जगह से खड़ी हुई और काजल के पास जाकर उसे सहारा देकर खड़ी करने लगी। पसीने से लथपथ काजल चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए हुए थके हुए पैरों के साथ अपनी मॉम का सहारा लेकर खड़ी हुई और उनके गले लगते हुए चेक करते हुए खुशी से बोली, उद्धरण चिन्ह ... थैंक यू सो मच मामा। आपको नहीं पता लेकिन जब आप मेरी तारीफ करती हो तो मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। काजल और माही को साथ में देखकर कोई भी कह सकता था कि दोनों माँ बेटी नहीं बल्कि सगी बहनें थीं, क्योंकि काजल का चेहरा बिल्कुल माही की तरह था। ये समझ लो काजल माही का दूसरा वर्जन ही थी। काजल को देखकर माही उसमें अपनी छवि देखती थी। उद्धरण चिन्ह ... मम्मा, अच्छा ठीक है चलो अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाते हैं ना। आपको तो पता है ना मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती है, और वैसे भी भाई के ऑफिस जाने का टाइम हो गया होगा और मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। माही से अलग होते हुए काजल एक्साइटमेंट और खुशी भरी आवाज में बोली। दरअसल काजल आज के जमाने की बच्चों की तरह थी, जो अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ घूमना, बार में जाकर पार्टी करना और भी जगह पर घूमना पसंद करती थी। काजल दिल की बुरी नहीं थी, बल्कि तन मन से और रूप रंग से माही के ऊपर ही गई थी। लेकिन नई जनरेशन का नया इफेक्ट कुछ तो पड़ेगा ही। काजल को मॉडर्न कपड़े पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और इसी के साथ उसे सजना संवरना और हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह रहना और भी ज़्यादा पसंद था। कभी कभी माही को भी लगता था कि उसे काजल को समझाना चाहिए कि इंसान को आसमान के साथ साथ अपने पैर जमीन पर भी रखनी चाहिए। लेकिन फिर माही को लगता था कि आज के ज़माने के बच्चे समय के साथ साथ खुद सीख जाएंगे। इस तरह उन पर अपनी मर्जी थोपना उनकी आज़ादी को छीनना था। माही ने कनक के घुंघरुओं को उतारने में मदद की और फिर कनक के साथ घर के अंदर आ गई। दरअसल ये वही घर था जिसमें माही रणवीर अपने बच्चों के साथ बचपन से ही रहते थे। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर उद्धरण चिन्ह ... मॉम पहले मुझे ब्रेकफास्ट सर्व कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लगभग 6 फीट 2 इंच का गबरू जवान हैंडसम सा दिखने वाला 24-25 साल का लड़का बड़ी ही सलीके से चेयर पर बैठा हुआ सीरियस चेहरे के साथ माही की ओर देखते हुए बोला। वो कोई और नहीं बल्कि माहिर था। माहिर अब 24 साल का हो चुका था। उसने रणवीर के बिजनेस में उसका आधा काम संभालना शुरू कर दिया था। मिहिर और माहिर दोनों के अंदर ही रणवीर की हैंडसमनेस आई थी। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर और हैंडसम दिखते थे, बस उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थी। जहां माहिर कोल्ड और रोड किस्म का इंसान बन गया था, वही अमीर एक खुशमिजाज और हंसमुख नौजवान था, जो लड़कियों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, यहाँ तक कि उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। मिहिर और माहिर कुछ ही दूरी पर बैठे हुए थे। मिहिर ने ब्लैक कलर के लेदर का जैकेट, उसके नीचे वाइट टी शर्ट और उसके नीचे उसने ब्लैक जीन्स के साथ बूट कैरी किए हुए थे। दोनों भाइयों के बीच में बैठी हुई काजल आराम से अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी। वही माही ने डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट के साथ बूट पहना हुआ था, हाथ में महंगी रोलेक्स घड़ी और अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। वही माहिर के बगल में चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ माही के साथ बैठा हुआ रणवीर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... स्वीट हार्ट, आगे का क्या सोचा है? वैसे तुम्हारा कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाला है? सुना है तुमने डांस में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। गुड जॉब, ऐसे ही लगे रहो, सक्सेस एक दिन तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ब्रेकफास्ट करते हुए मिहिर ने अपनी छोटी प्यारी बहन को देखा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला। वही उसकी बात सुनकर काजल मुस्कुरा दी और दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को साइड हग किया। अभी काजल ने माहिर को देखा और फिर मुंह बनाते हुए चिढ़न भरी आवाज में बोली। उद्धरण चिन्ह ... माही भाई, सीरियसली मुझे तो आपके फ्यूचर के बारे में सोचकर ही टेंशन हो रही है। आखिर किस लड़की की किस्मत फूटी होगी कि आपके साथ शादी करेगी? मम्मा डैड, आई स्वेयर, अगर आपका बड़ा बेटा इसी तरह एटीट्यूड लिए घूमता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आप दोनों अपने ग्रैंडसन या डॉटर के लिए तरसेंगे। माहिर को इतना सीरियस और गंभीर चेहरे के साथ पाकर काजल ने रणवीर और माही की ओर देखते हुए चेहरे पर बनावटी मुस्कान के साथ कहा। वही उसकी बात सुनकर माहिर अपनी छोटी बहन को ढूंढने लगा और फिर उसने उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... तुम अपनी स्टडीज पर ध्यान दो। मेरी शादी की चिंता तुम्हें क्यों हो रही है? तुम अभी इतनी पिद्दी सी हो और दूसरों की शादियों का जिम्मा लेकर घूम रही हो। तुम्हें हमारी बहन होने से अच्छा तो पंडित की पुजारिन होना चाहिए था। कम से कम लोगों की शादियां कराते हुए तुम्हारा कुछ तो भला होता। इतना कहते हुए माहिर के होंठ के ऊपर हुए। वही उसकी बात सुनकर काजल का मुंह बन गया और उसने मुंह टेढ़ा किया और वापस अपना ब्रेकफास्ट करने लगी।
तब से बैठा हुआ मिहिर जो अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठा था। काजल की हालत देखकर उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और उसने ठहाका मारकर हंसना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... काजू, माय स्वीट हार्ट, तुम्हारा स्वीट हार्ट कड़वा हॉट बन गया। हा 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 हा, पोपट। हंसते हुए मिहिर ने काजल की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा और फिर से जोरों जोरों से हंसने लगा। उसे इस तरह फूट फूट कर हंसता हुआ देखकर और उसके चेहरे की खुशी देखकर काजल का खून खोल रहा था। उसने रोंदू सा चेहरा बनाकर रणवीर की ओर देखा और मुंह बनाते हुए गुस्से में बोली। उद्धरण चिन्ह ... डैड, मैम, आप अपनी बेटी को समझा लो, वरना इनका मुझसे पंगा लेना इन्हीं भारी पड़ जाएगा। इनकी जो 32 दांत दिख रहे हैं ना, एक पल में ही गायब कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह ... ओह बेबी, तुम्हें इतनी गलतफहमी क्यों है? खुद को देखो, तुम अभी 18 साल की भी नहीं हुई हो। बड़ों से इस तरह बातें नहीं करते, और वैसे भी मैं तो तुम्हारा बिग ब्रदर हूं ना। काजल की बात सुनकर मिहिर ने उसे दांत दिखाकर चिढ़ाते हुए नौटंकी भरे अंदाज में कहा। वही उसकी नौटंकी और उसकी बातें सुनकर काजल को गुस्सा और भी ज्यादा आ रहा था। तभी मिहिर ने उसे और भी ज्यादा परेशान करने के लिए मुंह बनाते हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह ... बाबू गुस्सा नहीं करते, छोटी बच्ची हो क्या? उद्धरण चिन्ह ... है, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मिहिर की बात सुनकर अपनी जगह से खड़ी होती हुई गुस्से में काजल उसकी ओर बढ़ी। वही दोनों भाई बहन की नौटंकी देखकर माहिर मुस्कुरा दिया। रणवीर और माही दोनों के लिए तो तीनों का इस तरह झगड़ना आम बात हो चुकी थी, क्योंकि इस तरह एक दूसरे को परेशान किए बिना और झगड़ा किए बिना तीनों का कहाँ खाना डाइजेस्ट होता था। मिहिर और काजल का तो समझ में आता था, लेकिन कभी कभी माहिर भी उनके साथ शामिल हो जाता था। लेकिन भले ही दोनों भाई अपनी बहन को कितना ही परेशान क्यों ना कर ले, बाहर का कोई भी शख्स काजल को कुछ कह भी दे तो दोनों भाई चट्टान बनकर उसके सामने खड़े हो जाते थे। काजल के अंदर दोनों भाई की जान बसती थी, या यूं कहें कि उनकी पूरी फैमिली की ही जान काजल में बसती थी। सबसे ज्यादा रणवीर अपनी प्रिंसेस से प्यार करता था। जसिक्स माहिर की बातों से हट कशिश। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू यार, प्लीज़ अपने रिव्यूज दो। तारानकन। कुछ देर की मस्ती के बाद काजल और मिहिर और माहिर रणवीर माही के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगे। कुछ देर बीत ही थे कि तभी अचानक घर की डोर बेल बजी, जिससे सभी लोगों का ध्यान अचानक ही मेन डोर की ओर गया। उद्धरण चिन्ह ... अभी कौन आया होगा, वो भी इतनी सुबह सुबह? अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करती हुई माही ने अचानक ही घंटी बजाने की वजह से दरवाजे की तरफ देखा और फिर रणवीर की ओर देखते हुए बोली। माही उठने को हुई कि रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने का इशारा किया। माही ने रणवीर की ओर सवालिया नजरों से देखा तो रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा दिया। उद्धरण चिन्ह ... डोंट वरी, सेवेंस है ना, तुम आराम से अपना ब्रेकफास्ट करो। कहते हुए रणवीर ने एक नज़र बच्चों को देखा और फिर उसने माही की ओर देखते हुए शरारती अंदाज में आंख मारी। वही उसकी इस हरकत ने माही को हक्का बक्का कर दिया। उसने घूरकर रणवीर को देखा और फिर शर्म से लाल चेहरे के साथ अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उद्धरण चिन्ह ... आज भी शर्माती तो ऐसे हैं जैसे हमारी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुए हो। शादी को 25 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे कल ही हमारी शादी हुई हो। पता नहीं कब बच्चों के साथ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी यूं ही बीत गई। ये 25 साल कितनी आसानी से बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। माही को इस तरह शर्माते हुए देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए मन ही मन बच्चों की ओर देखकर सोचते हुए कहा। वही माहिर जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, अचानक से उसे कुछ याद आया। उद्धरण चिन्ह ... ओह, मैं तो भूल ही गया था, अचानक उसने सभी लोगों की ओर देखकर कहा। वही उसकी बात सुनकर सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हुए रुक गए और उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। उसने सबकी सवालिया नजरों को देखकर माहिर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... वो दरअसल एक इम्पॉर्टेंट फाइल थी जिसे मैंने मिस दीवान से लाने को कहा था, तो शायद वही फाइल लेकर आई होगी, माहिर ने कहा। तो उसकी बात सुनकर माही और रणवीर मुस्कुराते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। हालांकि रणवीर का ऑरा अभी भी उतना ही था, लेकिन माही के साथ रहते हुए उसने भी मुस्कुराना सीख लिया था, लेकिन सिर्फ अपनी ही फैमिली के सामने। दूसरों के लिए रणवीर कपूर अभी भी एक भयानक और डरावना पावरफुल शख्स था।
वही ब्रेकफास्ट करते हुए मिहिर ने माहिर को परेशान करने के लिए चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ माहिर की ओर देखा, खाना चबाते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वैसे भाई क्या बात है, मिस दीवान में आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, कहीं आप उनको लाइक वाइफ तो नहीं करने लगे? हाँ बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो? वही उसकी बात सुनते ही माहिर को तेज धसका लगा। खाना खाते हुए अचानक ही उसका खाना उसके गले में ही अटक गया। उसकी हालत देखकर माही ने तुरंत पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया और अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। वही माहिर नॉर्मल हुआ और बाकी सभी लोगों की अजीब नज़रों को खुद पर महसूस करने लगा। उसे थोड़ा अजीब लगने लगा और उसने भूलकर मिहिर को देखा, जैसे उसे आंखों ही आंखों से मार डालेगा। वही मिहिर की बात सुनकर काजल के कान खड़े हो गए। उसने भी अपना ब्रेकफास्ट छोड़ दिया और फिर माहिर की ओर हक्की बक्की होकर देखने का नाटक करते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह गॉड भाई, सच में आपने तो बाजी मार ली, मुझे नहीं लगा था कि आप। उसकी नौटंकी देखकर माहिर ने एक बार मिहिर को देखा और फिर रणवीर माही की ओर देखा, जो उसे ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। माहिर ने काजल को देखा और उसे हल्के डांटने वाली टोन में गुस्से से बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चुप करो और शांति से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। इन सब बकवास बातों पर तुम अपना दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो और इस प्लेबॉय के साथ रहना बंद करो, कहीं तुम्हें भी अपने जैसा ना बना दे। उसका दिमाग तो पहले ही खराब है, तुम्हारा भी ना खराब हो जाए। उसकी बात सुनकर मिहिर का चेहरा काला पड़ गया और उसने घूरकर माहिर को देखा, क्योंकि उसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती हो गई थी। उसने अपनी सफाई देनी चाहिए, उससे पहले ही एक सर्वेंट वहां पर आई और अपना सर झुकाकर बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सर, मिस दीवान आई हुई है, उनका क्या करना है? सर्वेंट की बात सुनकर माहिर ने अपनी सीरियस टोन में सर्वेंट की ओर देखते हुए गंभीर होकर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उन्हें वेट करने के लिए कहिए, मैं अभी आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मिहिर ने माही की ओर देखते हुए थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या भाई, कितनी प्रीटी गर्ल तो है और बेचारी को वेट करने के लिए बोल रहे हो? एक तो आपकी वजह से उसने शायद सुबह कुछ खाया भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल सही माहिर, आखिर सुबह सुबह तुम्हारी वजह से उसे इतनी दूर आना, और अब तुम उसे ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं पूछ सकते। माहिर की बात सुनकर मिहिर ने अपना ओपिनियन देते हुए कहा। वही मिहिर की बात सुनकर माही ने भी माहिर को समझाने की कोशिश की, या यूं कहें कि ऑर्डर देते हुए उसने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बट मोम, इस तरह हम किसी को भी अपने साथ कैसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कह सकते हैं? और वो भी मेरी एम्प्लॉय। आई मीन, किसी को पता चलेगा तो क्या कहेगा? दरअसल माहिर एक कोर नेचर का आदमी बन गया। रणवीर की तरह उसे भी अपना लेवल मेंटेन रखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वैसे भी अभी उसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आई नहीं थी जो उसे इन सब चीज़ों के बारे में बता सके। उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी हो गई थी जैसी रणवीर की जिंदगी में माही के आने से पहले रणवीर की थी। वही उसकी बात सुनकर माही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों, पर उसे उसकी बात सुनकर एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। गंभीर चेहरे के साथ उसने उसकी ओर देखा और कुछ कहना चाहा कि तभी माहिर के बगल में बैठी हुई काजल की नज़र उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी एक 22-23 साल की लड़की पर पड़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मिस दीवान। काजल के मुंह से अनायास ही कुछ ही दूरी पर मौजूद सुंदर लड़की को देखकर यही शब्द निकल गया। दरअसल सभी लोग इस तरह बैठे हुए थे कि माही के बगल में रणवीर बैठा हुआ था। उन दोनों के जस्ट सामने तीनों भाई बहन बैठे हुए थे। माही के पीछे कुछ ही दूरी पर मिस दीवान खड़ी थी। वही माही के सामने तीनों भाई बहन बैठे थे, जिस वजह से काजल को मिस दीवान साफ साफ नजर आई। वही काजल के मुंह से दीवान का नाम सुनकर माहिर के साथ साथ मिहिर और माही रणवीर ने भी पीछे मुड़कर उस तरफ देखा, जहां पर एक सुंदर सी लंबी लड़की, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, वो अपने हाथों में फाइल लिए हुए खड़ी उन्हें ही देख रही थी। उसका चेहरा काफी ज्यादा गंभीर था। उम्र 23 साल, दूध जैसा गोरा रंग, भूरे बाल और उसके साथ स्टाइलिश ड्रेस अप, चेहरे पर हल्का मेकअप, खुले बालों के साथ मिस कशिश दीवान एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी लग रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आई एम सॉरी सर, मेरा मोटिव आपकी फैमिली को ब्रेकफास्ट के बीच में डिस्टर्ब करना नहीं था। मैं आपकी बताई हुई फाइल लेकर आई हूँ और मेरा भी कुछ पर्सनल काम था। कशिश दीवान जो कोई और नहीं बल्कि हमारी कनक की बड़ी बहन थी। छोटी सी उम्र में ही कशिश के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, इसलिए उसने वक्त के साथ खुद को बड़ा बना लिया था। अंदर आते ही उसने माहिर की कही हुई हर एक बात अच्छे से सुनी, लेकिन कशिश को अच्छे से पता था कि बड़ी बड़ी फैमिली जैसी ही होती थी।
खासकर वहां पर मौजूद उनके अमीरजादे और बिगड़ेल बच्चे, जिन्हें अपने पैसों पर कुछ ज्यादा ही घमंड रहता था। कुछ साल साथ रहने के बाद कशिश ने माहिर को बहुत ही अच्छे से जान लिया, इसलिए उसने उसके साथ सिर्फ अपने काम से काम रखा। हालांकि अभी माहिर की कही हुई बात ने उसके दिल पर गहरा घाव छोड़ा, लेकिन उसने इस बात को अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया। वो काम की बात हमेशा सीरियस फेस के साथ रहती थी, जिससे कोई भी उसके मन में चल रही बातों का अंदाजा नहीं लगा सकता था। धीरे कदमों के साथ नेवी ब्लू कलर की स्कर्ट और टॉप यानी सेक्रेटरी की पोशाक पहने हुए कशिश आगे गई। पास में खड़ी सर्वेंट की ओर देखते हुए उसने अपना सर झुकाया और वहां पर मौजूद सभी लोगों को ग्रीट किया। उद्धरण चिन्ह ... अरे मिस दीवान, आइए हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, हमें खुशी होगी। माही ने कशिश की ओर देखा और फॉर्मेलिटी करते हुए बोली, लेकिन माही दिल से चाहती थी कि कशिश उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करें। कशिश ने उनकी ओर देखा और चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ अपना सर झुकाते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह ... थैंक यू मिसेस कपूर, ये तो आपका बड़प्पन है, बट मैं यहाँ इम्पोर्टेंट काम के लिए आई हूँ, तुम्हें वही कंप्लीट करने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज़ आप लोग अपना फैमिली ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। उसी अंदाज में कशिश ने बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा कि उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसने बड़े ही पोलाइट तरीके से साफ साफ माही को इनकार कर दिया था। उसका इनकार सुनकर माही को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तभी कशिश ने माहिर की ओर देखा और फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर गंभीर चेहरे के साथ बोली, उद्धरण चिन्ह ... सर, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अमेरिका वाली दिल के हैं, जिसे मैंने आपके अकॉर्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, तो आप प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिएगा। इतना कहते हुए उसने उस फाइल को वहां पर खड़ी सर्वेंट को पकड़ा दिया। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने अपना सर हल्का नीचे किया और फिर बोली, उद्धरण चिन्ह ... एंड ये मेरा 2 दिन का लीव एप्लीकेशन, मैंने रोहन को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, वो आपको स्केड्यूल एक्सप्लेन कर देगा, बाकी का काम मैंने उसे समझा दिया है। उसकी बात सुनकर माहिर ने एक नज़र उसे अजीब तरह से देखा और फिर उस लीव एप्लीकेशन की तरफ और फिर कशिश की तरफ वापस देखते हुए उसने रोबीले अंदाज में सीरियस होकर कहा, उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा कौन सा पर्सनल काम तुम करने जा रही है? उद्धरण चिन्ह ... सॉरी सर, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक नहीं करती। माहिर की बात सुनकर कशिश ने गंभीरता के साथ पोलाइटली बोला। वही उसकी बात सुनकर सभी उसकी ओर और माहिर की ओर देखने लगे। मिहिर के जज्बात, दबी हुई फीलिंग्स। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मेरा एडमिशन हो गया सूरत अम्बाबा कॉमर्स कॉलेज बीकॉम, एंड थैंक गॉड थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद एडमिशन हो गया। तारानकन। माहिर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन हल्की फ्रस्ट्रेशन और हल्का गुस्सा देखा जा सकता था, जिसे उसने बहुत ही जल्द अपनी फैमिली से और कशिश से छुपा लिया। लेकिन कशिश का इस तरह मुंहतोड़ जवाब माहिर को अपनी बेइज्जती लगा, लेकिन उसने उस समय कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ हम में जवाब दिया। तभी कशिश ने बड़े ही पोलाइट अंदाज में अपना सर झुकाकर इज्जत के साथ उससे वहां से जाने की इजाजत मांगी। माहिर ने एक नज़र उसे देखा और अपना ब्रेकफास्ट करते हुए उसने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, उद्धरण चिन्ह ... ओके। उसका जवाब सुनकर कशिश ने एक नज़र वहां पर मौजूद सभी लोगों को देखा और चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशंस के वहां से जाने लगी। लेकिन उसने 4 कदम आगे ही बढ़ाया था कि तभी पीछे से रणवीर की शांत और स्थिर आवाज आई, उद्धरण चिन्ह ... कशिश रुको। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा काफी ज्यादा गंभीर लग रहा था। वही कशिश ने जब रणवीर की गंभीर मगर शांत आवाज सुनी तो अचानक ही उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। एक पल के लिए तो कशिश काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और पीछे मुड़कर रणवीर की ओर सवालिया नजरों से देखा। उद्धरण चिन्ह ... व्हाट हैपन्स? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उसने इस तरह पूछा कि सभी लोग उसी तरफ देखने लगे। वहीं रणवीर के गंभीर चेहरे को देखकर माहिर को अचानक ही अंदर खुशी हुई। उसे लगा रणवीर कशिश को कुछ कहेगा। काजल और मिहिर भी रणवीर के सीरियस चेहरे को देखने लगे। तभी रणवीर ने उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह ... अपने बॉस को नहीं बता सकती, लेकिन मुझे तो बता सकती हो ना। और वैसे भी देखा जाए तो कायदे से मैं तुम्हारा बिग बॉस ही हूँ। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने लीव क्यों नहीं है? क्योंकि इतने साल हो गए तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए, लेकिन तुमने कभी लीव एप्लीकेशन नहीं दिया।
अचानक रणवीर के सवाल को सुनकर काजल और मिहिर मुस्कुराते हुए रणवीर की ओर देखने लगे। वही माही भी कशिश की ओर देख रही थी, लेकिन कोई था जिसका चेहरा गुस्से से काला पड़ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि माहिर था, जिसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। कशिश ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने बिग बॉस के सवालों का जवाब देते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह ... मिस्टर कपूर, दरअसल वो मेरी दोनों सिस्टर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यह मेरे साथ रहने के लिए आने वाली है। तो मुझे उन्हें ठीक करने और फिर कॉलेज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लीव एप्लीकेशन देना पड़ा। और वो यहाँ से अच्छी तरह फैमिली अभी नहीं है। तो अपनी बात कहते कहते कशिश रुक गई और उसने रणवीर की ओर मुस्कुराते हुए देखा। वही उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे देखने लगे, लेकिन किसी ने कहा कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह ... मिस दीवान, आपकी सिस्टर भी है, आपने हमें कभी बताया नहीं। अचानक मिहिर एक्साइटेड होते हुए बोला। उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वही काजल अपने प्यारे भाई को किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्ट लेते हुए देखकर पता नहीं क्यों पर आज काजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही ना जाने क्यों, लेकिन माही ने जैसे ही कशिश की बात सुनी उसकी नज़र कशिश के चेहरे की ओर गई और कशिश को गौर से देखते हुए माही कुछ सोचने लगी। वही मिहिर का सवाल सुनकर कशिश ने उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह ... हाँ, वो अभी 18 साल की है और दूसरी हमारी कजन है, लेकिन वो हमारे लिए सभी से भी बढ़कर है। कुल मिलाकर हमारी एक छोटी हंसती खेलती फैमिली है, हमारी बुआ को साथ में लेकर। कशिश की बात सुनकर रणवीर ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ देर में कशिश वहां से चली गई। वही उसके जाने के बाद मिहिर दरवाजे की तरफ देखता रहा। जब कशिश वहां से चली गई तब उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। उस तरफ देखते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सब बदल गए थे। उसकी आंखों में एक अलग ही इमोशन नजर आ रहा था, जो शायद वहां पर मौजूद कोई भी नहीं देख पा रहा था। दरअसल मिहिर जब पहली बार कशिश से मिला था, तभी पहली नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठा था, लेकिन उसने इस बात को कभी भी किसी के भी सामने दिखाया नहीं। लेकिन किसी न किसी बहाने से वो हमेशा ही उसके करीब जाने की कोशिश करता। यहाँ तक कि अपना गेमिंग की दुनिया को कंट्रोल करने वाला शख्स अपना आधी से ज़्यादा टाइम कपूर इंडस्ट्रीज में बिताने लगा था, क्योंकि किसी न किसी बहाने से वो रोज ही वहां पर पहुंच जाता था। उद्धरण चिन्ह ... कभी तो दिल करता है कि तुम्हें अपने दिल की सारी फीलिंग बयां कर दूं, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह से टूट ना जाऊं। इसलिए मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने से डरता हूं, लेकिन बहुत ही जल्द एक अच्छा सा मौका देखकर मैं तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा। चम्मच को अपनी प्लेट में घुमाते हुए ही मिहिर ने मन ही मन खुद से कहा। अपनी बात कहते हुए मिहिर अपने ही ख्यालों में खो गया। वो अपनी और कशिश की पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगा। कुछ साल पहले जब वो किसी जरूरी काम की वजह से कपूर इंडस्ट्रीज गया था और अनजाने में ही कशिश ने छिछोरा समझकर बहुत कुछ सुना दिया था। उस समय उसकी कई लड़कियों के साथ सेटिंग भी थी। फिर उनकी गलतफहमी दूर हुई और फिर दोनों दोस्त बन जाएगा। मिहिर अभी यही सोच रहा था कि तभी काजल ने उसे कंधे पर मारा और फिर उससे बातें करने लगी। मिहिर का ध्यान कशिश पर से हट गया। उस दिन कशिश ने अपने फ्लैट में जाकर उन दोनों के आने की पूरी तैयारी कर ली। वो अपार्टमेंट कशिश को कपूर फैमिली की कंपनी कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से दिया गया था, जो कपूर इंडस्ट्रीज से आधे घंटे की ही दूरी पर था। फ्लैट में 3 बेडरूम और एक बड़ा सा ड्राइंग रूम और हर बेडरूम के साथ लगी बालकनी और एक बड़ा सा किचन मौजूद था। कुल मिलाकर पूरा अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, जिसे कशिश ने अच्छे से सजाया हुआ था। वो एक छोटी फैमिली के लिए काफ़ी था। उस अपार्टमेंट का लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हाई था। सब कुछ अच्छे से सेटअप कर लेने के बाद लगभग रात को 9 बजे के आसपास कशिश अपने काम से फ्री हो गई। उसने टाइम देखा और कनक को वीडियो कॉल करने की सोची। वही कोलकाता शहर से आने वाली ट्रेन से मुंबई शहर आने में 36 घंटे का समय लगता था। जैसे ही कशिश ने वीडियो कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, उससे पहले ही उधर से कनक का वीडियो कॉल आने लगा। उद्धरण चिन्ह ... हेलो दीदू, कैसी है तू? तुझे पता है हम बहुत ही जल्दी मुंबई पहुंचने वाले हैं। एक काम कर, तू हमें लेने के लिए स्टेशन पर आ जा, क्योंकि अभी 9 बजे बज रहे हैं और हम 11 बजे पहुंच जाएंगे। जैसे ही कशिश ने कॉल उठाया वैसे ही उधर से कनक की एक्साइटमेंट और खुशी भरी आवाज़ आई। वही उसकी आवाज़ सुनकर ट्रेन में बैठे आसपास लोग अजीब नज़रों से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि फ्लो में कनक कुछ ज़्यादा ही तेज बोल गई थी। वही उसकी आवाज़ सुनकर नैना ने अपने कान पर हाथ रखते हुए फ्रस्ट्रेशन में परेशान होकर कनक से चिल्लाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... अरे इतना क्यों चिल्ला रही है?
धीरे से भी बात कर सकती है ना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ तो तू अपने कान बंद कर ले, वरना बहरी हो जाएगी। एक तो तेरे लड़ाई झगड़े की वजह से कोई लड़का तुझे पहले ही भाव नहीं देता है, पता नहीं बहरी हो जाएगी तो शादी होगी भी कि नहीं। कनक ने जब नैना को चिल्लाते हुए और उस पर भड़कते हुए देखा तो उसने भी गुस्से में उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर नैना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने कनक की ओर देखते हुए मुंह बनाकर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुझे मेरी शादी की क्यों चिंता हो रही है? और तेरे ऐसे चिल्लाने से मेरा तो पता नहीं, लेकिन ये आसपास वाले जरूर बहरे हो जाएंगे। इतना कहते हुए उसने चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ कनक को देखा। कनक भी उस पर गुस्से से भड़कने वाली थी कि अचानक उनकी दूसरी तरफ से कशिश के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम दोनों चुप करो, जहाँ देखो खाली लड़ाई झगड़ा ही तुम लोगों को सूझता है। अगर दोनों में से किसी ने भी झगड़ा किया तो यहाँ आकर मैं उसे भगा भगा कर मारूंगी, इतना याद रखना। फोन उठाने के बाद उसे कशिश उन दोनों का झगड़ा देखकर फ्रस्ट्रेट हो गई। उसके लिए उन दोनों का झगड़ा आम बात थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों के यहाँ पर आने के बाद वो उन्हें कैसे संभालेगी, क्योंकि दोनों किसी छोटी बच्चे की तरह लड़ाई करती थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दीदू आप इसे बोलो, ये हमेशा ही मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं दीदू, ये तो मेरी ही शिकायत करती रहती है, आप इसे। नैना का इंसान सुनकर कनक ने तुरंत पलटकर जवाब देते हुए कहा, लेकिन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कशिश ने दोनों को डांटते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर दोनों के दोनों अभी शांत नहीं हुए तो तुम दोनों ही जानते हो कि मैं क्या करूंगी। दोनों का एडमिशन अलग अलग कॉलेज में हो जाएगा फिर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा सॉरी। कशिश की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत एक साथ माफी मांगते हुए बोली। उनकी बात सुनकर कशिश उनको घूरने लगी तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए एक दूसरे को गले लगाया और बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सॉरी। लेकिन कनक ने मुंह से सॉरी नहीं बोला। अगले ही पल कनक ने नैना को देखा और फिर अचानक से चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ जल्दी से बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चल मैंने तुझे माफ किया, तू भी क्या याद रखेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तू। हाँ। कनक की बात सुनकर अचानक ही नैना का पारा हाई हो गया और उसने गुस्से में कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, मैं अभी रेलवे स्टेशन के लिए निकल रही हूँ। और हाँ, दोनों एक साथ रहना और बिट्टू का भी ध्यान रखना। वैसे वो कहाँ है? कशिश ने दोनों को देखकर अपना सर पीट लिया। उसके बाद के सामने उसने हार मारते हुए हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, नैना ने बताया कि बिट्टू सो रहा था। कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और अपने सामान को समेटना शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे बाद कशिश स्टेशन पर पहुंच गई, जहां पहले से ही नैना और कनक बिट्टू के साथ उसके आने का इंतजार कर रही थी। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए कंपनी की दी हुई कार से कशिश ने दोनों को बहुत ही जल्दी अपार्टमेंट पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर दोनों ने अपना सामान इधर उधर फेंक दिया और बिना कुछ खाए पिए निढाल होकर एक ही बिस्तर पर सो गई। कशिश ने उन दोनों को देखा और मुस्कुरा कर उन्हें कंबल से कवर करके उनके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पागल। उसके बाद ड्राइंग रूम में आकर उसने बिट्टू को भी सुला दिया और वो भी दिन भर काम करके काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो भी जाकर सो गई। तारांकन तारांकन। चैट आदित्य शेरगिल कुंभकर्ण की बहनें। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। उम्मीद है आज का चैप्टर आपको पसंद आएगा। थैंक यू। प्लीज़ अपनी रिव्यू दीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक। तारांकन तारांकन। अगली सुबह 9 बजे एक बड़ी सी बिल्डिंग जो हाई सोसाइटी की थी, उसके ऊपर के फ्लोर पर एक फ्लाइट के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी, या यूँ कहें कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुकू उठ जा, कितना सोती है। कशिश और नैना दोनों मिलकर 7:30 बजे से कनक को उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कनक वही अपनी पुरानी आदतों की मोहताज अभी भी इतनी आवाज़ों के बीच भी खराटे मार कर सो रही थी। उसका एक पैर बेड के नीचे और दूसरा हाथ बेड के नीचे झूल रहा था। वो खुद भी आधा बेड पर और आधा बेड से औधे झूल रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो किसी खूबसूरत से सपने में खोई हुई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दीदू यार, अब ना आप ही इसे उठाओ, मेरी कमर टूट गई इसको सुबह से उठाते हुए। इसने मुझे एक लात भी मार दी। खुद तो घोड़े बेचकर सो रही है और आपने मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा दिया।
बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कशिश और नैना कनक को जगाने में नाकामयाब रही, तब नैना ने गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को खींचते हुए झुंझलाकर गुस्सा होते हुए कशिश से शिकायत करते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर गुस्से में कशिश ने उसे देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का देकर बेड पर लेटाने के बाद उसके ऊपर कंबल डालते हुए तंज भरे लहजे में गुस्से के साथ बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चल आज चल, तू भी सो जा। सो जाओ कमीनियो, आखिर में तुम दोनों ही तो कुंभकर्ण की सगी बहनें हो। अपने कुल की परंपरा को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा ना किसी को तो। सो जाओ। इतना कहते हुए उसने गुस्से में पूरा का पूरा ब्लैंकेट ही नैना के ऊपर डाला और उसे ब्लैंकेट के नीचे दबा दिया। लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तब बदल गए जब कुछ ही देर में नैना के खर्राटे लेने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे उसे चैन की नींद आ गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खर्र। अचानक ही चेहरे पर हैरानी के साथ कशिश ने ब्लैंकेट उठाकर नैना के चेहरे को देखा तो सच वो 5 मिनट के अंदर ही गहरी नींद में चली गई थी। अपना सर पीटते हुए कशिश ने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। है इतनी जल्दी सो भी गई? भगवान, दुनिया के सारे नमूनों को मेरे ही घर में भरना था क्या? मतलब हद हो गई है। चलो एक थी तो कोई बात नहीं, दूसरी को भी उसकी आदत हो गई। पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। इतना कहते हुए कशिश कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद करके चली गई। कनक और नैना अपनी नींद में खोई हुई सपनों की दुनिया में घूम रही थी। कमरे से बाहर निकालकर कशिश ने एक बार पूरा घर साफ किया और उसके बाद सीधा लंच का इंतजाम करने लगी। किचन में काम करते हुए उसकी मदद कोई और नहीं बल्कि बिट्टू कर रहा था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, बिट्टू को घर के सारे काम आते थे। यहाँ तक कि घर के लोगों की गैरमौजूदगी में भी वो सारा काम कर लेता था, क्योंकि शुरुआत दिनों से ही कनक और नैना शिवानी जी ने उसे काफ़ी कुछ सिखाया था। किचन में काम करते हुए कशिश ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने बालों को ठीक करते हुए बिट्टू की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। बिट्टू तो सच में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कम से कम इन दोनों की तरह तुझे सोने की आदत तो नहीं है, और उनकी जैसी आदत लगाना भी मत। नहीं तो सच बता रही हूँ, आगे चलकर कोई बंदरिया तुझे भाव भी नहीं देगी। लेकिन देख, ऐसे ही अगर तू मैनर्स के साथ रहेगा ना, तो बहुत ही जल्द तेरा भी एक खुशहाल परिवार होगा। चेहरे पर मुस्कान के साथ कहते हुए कशिश ने अपना काम जारी रखा। दरअसल बिट्टू के साथ रहते हुए उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कोई जानवर था। वो चारों ही उसे बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे, जहां अपने दिल की सारी बात वो उसके साथ शेयर करते थे। वही कशिश की बातें सुनकर बिट्टू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था, जैसे अपनी फैमिली की बात सुनकर ही उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी। पर खैर, उसके दिल की बात तो कोई नहीं जानता था। तभी कशिश ने चावल पकाते हुए आगे कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वैसे तू शादी करना चाहता है कि नहीं? शादी के बाद तेरी खुद की एक बंदरिया होगी और कुछ छोटे छोटे बंदर। क्या तू नहीं चाहता है कि तेरी भी फैमिली हो? हम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वो खा खा खाऊं, वो खा खा खाऊं। कशिश की बात सुनकर उसने एक्साइटमेंट में अपना सर हिलाया और फिर खाना बनाने में उसका हाथ बटाने लगा। इसी तरह मस्ती करते हुए और हंसी ठिठोली करते हुए दोनों ने खाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के दूसरे छोर पर एक बड़ी सी इमारत जो आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कगार पर नजर आ रही थी, जिसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंटीरियर किया गया था। उसका पूरा इंटीरियर ही कांच से किया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रहा था। उसका आर्किटेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था और उसके सामने साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, शेरगिल ज्वेलर्स ऑफ डायमंड ग्रुप। वो सफ़ेद शीशे के साथ काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। वहाँ से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति दोबारा उसे जरूर मुड़कर देखता था, क्योंकि पूरी बिल्डिंग ही किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो जल्दी करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो नौकरी से हमें हाथ धोना पड़ेगा। 48 फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकलते हुए एक खूबसूरत लड़की ने अपने कपड़े को ठीक करते हुए हड़बड़ाहट में अपने बगल में मौजूद शख्स से कहा। वो लड़की किसी सेक्रेटरी की तरह लग रही थी, क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और फॉर्मल थे। वही उसकी बात सुनकर उसके बगल में चल रहा बिजनेस सूट पहना शख्स हड़बड़ी में बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जितना तुम बोल रही हो उससे अच्छा अपने कदम बढ़ाओ, इससे जल्दी पहुंचने में हमें आसानी होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। गो टू हेल। उस शख्स की बात सुनकर उस लड़की ने गुस्से में लाल चेहरे के साथ बोली और जल्दी से तेज कदम लेते हुए आगे की ओर बढ़ गई।
जैसे ही उसने कुछ ही दूरी पर मौजूद मीटिंग रूम का दरवाजा खोला तो सामने उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कई लोग उस बड़ी सी टेबल के अराउंड बैठे हुए नजर आए। वहां पर मौजूद लोग ज्वेलरी फैशन डिजाइनिंग की इंडस्ट्री के जाने माने लोग थे, जिनका हर एक डिजाइन लॉन्च होते ही पूरे मार्केट में तहलका मच जाता था। वहां पर मौजूद बैठा हर एक शख्स शेरगिल ज्वेलर्स का डायमंड ग्रुप का शेयर होल्डर था। उद्धरण चिन्ह ... मिस, क्या आपके बॉस हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर वो यहाँ पर लेटा कर हमारा टाइम बात करते हुए हमारी इंसल्ट करना चाहते हैं? जैसे ही वो लड़की और उसके पीछे पीछे दूसरा आदमी मीटिंग रूम के अंदर पहुंचे, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मौजूद एक बड़े इन्वेस्टर ने सीधे सीधे उस लड़की से सवाल करते हुए हल्की गुस्से भरी आवाज में कहा। वही उसकी बात सुनकर सामने मौजूद लड़की ने एक बार सामने मौजूद शख्स को देखा। उसके बाद उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर मौजूद सभी घबराहट के निशानों को दूर करने के बाद चलकर उन सभी के सामने जाते हुए उस इन्वेस्टर के चेहरे को देखकर बड़े ही पोलाइट अंदाज में बोली। उद्धरण चिन्ह ... मिस्टर मेहरा, आई नो कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, बट आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि हमारा भी टाइम बर्बाद हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, बॉस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए हुए हैं। और इतना कहते हुए उसने अपने हाथों पर मौजूद रिस्ट वॉच में टाइम देखा और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह ... उन्होंने 10 बजे मीटिंग खत्म कर ली है। हमारी मीटिंग 10:30 स्टार्ट होनी थी, बट आप शायद भूल रहे हैं कि अभी 10:30 बजने में पूरे 2 मिनट 22 सेकंड बाकी है। उस लड़की की बात सुनकर गुस्से से लाल चेहरे के साथ बैठा हुआ इन्वेस्टर अचानक ही शांत हो गया। बात तो उसकी भी सही थी, इसलिए उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और बॉस नाम के शख्स के आने का इंतजार करने लगा। अभी 5 सेकंड ही बीते थे कि सभी को मीटिंग रूम के ट्रांसपेरेंट शीशे से लिफ्ट के दरवाजे से एक सुंदर परछाई आती हुई नजर आई। उस परछाई को देखकर इन्वेस्टर के सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके साथ मौजूद दूसरा एम्प्लॉय भी काफी ज्यादा खुश दिखने लगा। वही मीटिंग रूम में बावजूद बाकी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जिनकी जल रही थी। फॉर एग्जाम्पल इन मिस्टर और उसके साथ आए हुए कुछ लोग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में शामिल हुए कुछ और लोग भी, जो भीड़ की शक्ल में भेड़िए की तरह बैठे हुए नजर आ रहे थे। वही लिफ्ट से बाहर निकलने वाली सुंदर परछाई किसी और की नहीं बल्कि इस कंपनी के सीईओ आदित्य शेरगिल की थी। आदित्य शेरगिल एक 28 साल का मेच्योर पर्सनैलिटी वाला मोस्ट ऑफ द हैंडसम बैचलर था, जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। इस समय उसने रॉयल ब्लू कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। कुल मिलाकर वो एकदम वर्कहोलिक और ठंडी पर्सनैलिटी के साथ साथ दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी लग रहा था। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। उसकी जेल से सेट किए हुए काले बाल और दूध जैसी गोरी स्क्रीन के साथ उसके चेहरे के साथ फीचर्स और चेहरे पर मौजूद हल्की दाढ़ी जो सेट की हुई थी, वो उसकी लुक को और भी ज्यादा डोमिनेटिंग बना रही थी। उसकी फिटिंग का उसका ट्राउजर उसकी लंबी टांगों को और भी अच्छा शेप दे रहा था। वही उसकी जैकेट के साथ उसकी चौड़ी बाहें और चौड़ी छाती मस्क्यूलर कंधे साफ महसूस किए जा सकते थे। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो शख्स जिम में अपना काफी ज्यादा समय देता होगा, क्योंकि वो एक मस्क्यूलर मैन साफ नजर आ रहा था, किसी शहद में डूबे हुए लड्डू की तरह, जिसके पीछे दुनिया की सारी लड़कियां चींटी की तरह पड़ी हुई थी। मीटिंग रूम का दरवाजा खोलते ही एक ठंडा और आप उस शख्स के अंदर से सभी को निकलता हुआ महसूस हो रहा था। वहां पर मौजूद लोग उस शख्स को देखकर तुरंत खड़े हो गए और अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करने लगे। उद्धरण चिन्ह ... हेलो मिस्टर शेरगिल, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो इन्वेस्टर और उसके साथी जो कुछ देर पहले बकवास कर रहे थे, अचानक ही किसी शहद की तरह डूबी हुई जवान के साथ फड़फड़ा रहे थे। वो आदित्य की ऐसे चापलूसी करने लगे जैसे उनसे बड़ा शुभचिंतक आदित्य का कोई और था ही नहीं। बहुत ही जल्द आदित्य उन सभी को इग्नोर करते हुए अपनी सीट तक पहुंचा और अपने पुराने अंदाज में ठंडे एक्सप्रेशंस के साथ उसने अपनी पूरी मीटिंग हैंडल की, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था जिसे डिस्कस करने के लिए सभी लोगों का यहाँ पर होना जरूरी था। लगभग 3 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद आखिरकार मीटिंग खत्म हुई और इन्वेस्टर्स के जाने के बाद आदित्य भी अपनी असिस्टेंट और सेक्रेटरी के साथ अपने केबिन के लिए निकल गया, जो कि टॉप फ्लोर पर बना हुआ था। डार्क वेब दुनिया की गहरी काली सच्चाई, मिस्टीरियस के। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू। तारांकन अपने सेक्रेटरी राहुल शर्मा और अंजलि कश्यप को उनका काम समझाकर आदित्य ने उन्हें वापस अपने काम पर जाने को कह दिया। दरअसल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था
कि कोई भी उसके आसपास भीड़ लगाकर खड़ा रहे। उसे ऐसी जगह पर घुटन सा फील होता था। 27 साल का राहुल शर्मा और 26 साल की अंजलि कश्यप आदित्य के साथ काफी समय से काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय आदित्य के साथ काम करने में गुजारा था। दोनों ही उसके लिए राइट हैंड की तरह थे। दरअसल बीते कुछ सालों में आदित्य पूरी तरह से बदल चुका था। इसके बारे में आगे हम कहानी में जानेंगे। अपने लैपटॉप में काम करते हुए आदित्य इतना खोया हुआ था कि उसे अपने आसपास का कुछ होश ही नहीं था। इन बीते कुछ सालों में आदित्य पूरी तरह से वर्कहोलिक मैन बन गया था। इन बीते कुछ सालों में आदित्य ने अपने डैड का बिजनेस ओवरटेक कर लिया और उसके बाद उसने बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज और ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज में फैलाया। शेरगिल ज्वेलर्स ऑफ डायमंड वर्ल्ड पूरी दुनिया में फैला हुआ था। रिच फैमिली में होने वाली मैरिज और अदर फंक्शंस की ज्वेलरी के लिए ज़्यादातर महिलाएं इसी ब्रांड को चूज करती थी। दरअसल शेरगिल ज्वेलर्स ऑफ डायमंड वर्ल्ड इंडिया में इन्हें बल्कि इंडिया से बाहर भी कई महिलाओं की पसंद बना हुआ था। जिस महिला के भी मुंह पर देखो इसी कंपनी के ब्रांड का नाम रहता था। ब्रांड का नाम डायमंड था और आजकल मॉडर्न इंडिया में न्यू जनरेशन के साथ इसका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था, क्योंकि आदित्य की कंपनी ट्रेडिशनल मॉडर्न और यहाँ तक कि हर एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए गहने बनाती थी। खैर अभी कहानी पर आते हैं। लैपटॉप में काम करते हुए आदित्य के चेहरे पर सीरियसनेस साफ नजर आ रही थी। अभी आदित्य अपने ही लैपटॉप में खोया हुआ था कि अचानक ही कांच की टेबल पर रखा हुआ उसका महंगा स्मार्टफोन वाइब्रेट होने लगा। कांच से बना हुआ उसके ऑफिस का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन पूरी तरह से साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। आदित्य के लैपटॉप पर चलते हुए हाथ अचानक ही रुक गए और उसने एक गहरी नज़र अपने फ़ोन पर डाली। अगले ही पल उसने अपना हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और कान के पास लगाते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर फ़ोन की दूसरी तरफ वाले शख्स को अपनी गंभीर और सीरियस आवाज़ में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट कहो। उसका क्या रिस्पॉन्स है? उसकी सीरियस और इतनी गंभीर आवाज़ सुनकर उसके फ़ोन के दूसरी तरफ वाला शख्स काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि उसकी गहरी सांस लेने की आवाज़ आदित्य के फ़ोन से साफ आ रही थी। एक लंबी गहरी सांस लेकर उधर वाले शख्स ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बॉस, उसने हमारे ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 व्हाट द, तुम लोग एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते क्या? जब उसने हमारा ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया तब तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई थी क्या? उसे दोबारा कॉल करो और पेमेंट डबल कर दो, और अगर फिर भी ना माने तो ट्रिपल कर दो, और अगर फिर भी ना माने तो मुंह मांगी रकम दो उसे। बट मेरा ऑर्डर किसी भी हालत में मुझे पूरा चाहिए। उधर वाले शख्स की आवाज़ सुनकर अचानक ही आदित्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और कांच की डिस्क पर अपना हाथ मारते हुए उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ उधर वाले शख्स पर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उधर वाले शख्स ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। लेकिन इतनी पर भी आदित्य का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी बात को रिजेक्ट करे। वही आदित्य की पूरी बात सुनने के बाद उधर वाले शख्स में एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट सर, आप तो जानते हैं ना, के ने जिसको मना किया उसके बाद उसने दोबारा कभी उनका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर अचानक ही अपनी बात कहते कहते उधर वाला शख्स रुक गया, लेकिन उसकी आवाज़ में भी घबराहट और डर साफ झलक रहा था। वही उसको बीच में रुकना हुआ महसूस कर आदित्य ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसे भी पता था कि के डार्क वेब की दुनिया का सबसे मिस्टीरियस पसंद था, जिसका पता इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर मौजूद कई देशों का बड़ा से बड़ा शख्स लगाना चाहता था, क्योंकि के एक ऐसी शख्सियत थी जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस थी। दरअसल डार्क वेब की दुनिया में और इस दुनिया में लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि के नाम का शख्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था वो एक मेल है या फीमेल। हालांकि कई ऑर्गेनाइजेशन और सीक्रेट एजेंट्स कई सालों से के की आइडेंटिटी और उसकी मिस्टीरियस आइडेंटिटी का पता लगा रहे थे, लेकिन किसी को आज तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि के कहीं भी जाता था तो अपनी एग्जिस्टेंस के सारे सुराग मिटा देता था। यहाँ तक कि उन्हें इस बात का भी पता नहीं था कि वो इंडिया से बिलोंग करता था कि किसी और कंट्री से। उन्हें बस इतना पता था कि डार्क वेब की एक सबसे हाईएस्ट ऑथराइज्ड और पावरफुल खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का वो हेड था, जिसके अंदर कई हैकर और दुनिया का बेस्ट से बेस्ट और सबसे डरावने किलर्स भी शामिल थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में कईयों को मौत के घाट उतारा था। इन सब में के उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, या यूँ कहें कि उन सभी का सीनियर, जिसकी परमिशन के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन और उसका कोई भी मेंबर कोई भी ऑर्डर लेता था।
उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर के की बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। लेकिन हाँ, के अलावा भी वहाँ पर कई सीनियर्स मौजूद थे। लेकिन के जितनी पावर उन सभी लोगों के पास नहीं थी। पर कुछ लोग मौजूद थे जिनके पास वो पावर और अथॉरिटी थी। कुल मिलाकर के अंडरवर्ल्ड की दुनिया का और डार्क वेब की दुनिया का वो शख्सियत था जो दोनों ही दुनिया में तहलका मचाने की ताकत रखता था, जिसके पीछे कई जानी मानी और बड़ी हस्तियां काम करती थी। इधर उस शख्स की बात सुनकर आदित्य कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि उसका ऑर्डर उस अननोन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ने उसके ऑर्डर को ही रिजेक्ट कर दिया। उसका गुस्सा कुछ पल के लिए शांत हुआ और उसने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सामने वाले शख्स से सीरियस आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक काम करो, तुम उसे मेरी आइडेंटिटी बताओ, लेकिन ये सिर्फ बैकअप के लिए। उसके पहले तुम पैसे डबल करो या जितना गुना बोले उतना गुना बढ़ाओ। बिना आइडेंटिटी के काम हो जाता है तो सही है, वरना फिर मेरी पावर उस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करनी पड़ेगी। आदित्य की गंभीर आवाज सुनकर सामने वाले शख्स ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया। उसके बाद उसने पोलाइट वे में जवाब देते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओके बॉस, मैं ट्राई करता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ट्राई नहीं, बल्कि मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। फिर चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि मेरा ऑर्डर टाइम पर कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस शख्स की बात सुनकर आदित्य ने अपनी गंभीर आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर सामने वाला सेक्स काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस एक शब्द में जवाब दिया, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओके बॉस। उसकी बात पूरी होने से पहले ही इधर ऑफिस में आदित्य ने कॉल कट कर दिया। इसके बाद उसने फ़ोन को टेबल पर रखा और अपनी चेयर से पीठ लगाकर उसने अपना सर पीछे की तरफ झुका लिया और अपनी आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने लगा। उसकी हाइट अच्छी खासी थी, जिस वजह से चेयर पर भी बैठे हुए वो सेक्सी लगता था। उसके चेहरे के गंभीर एक्सप्रेशन देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि इस समय उसके मन में क्या चल रहा था। बिजनेस के साथ साथ आदित्य डार्क वेब और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से भी जुड़ा हुआ था। नोट: डार्क वेब वो दुनिया है जहां इंटरनेशनल लेवल पर गैरकानूनी काम होते हैं। वहां पर लोगों के बॉडी पार्ट्स खरीदे और बेचे जाते थे, जैसे किडनी, हृदय, आंखें, अन्य सभी शारीरिक अंग। उसके अलावा वहां पर आदमियों को भी खरीदा और बेचा जाता था। कुल मिलाकर डार्क वेब की दुनिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। वहां पर न कोई कानून था और न ही कोई लॉ। उस दुनिया में किसी भी कंट्री का कानून नहीं चलता था। यहाँ तक कि इन सब बातों को जानने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस दुनिया के कुछ अलग ही प्रिंसिपल थे जो कि इस दुनिया से जुड़े लोग ही जानते थे। रियल में उसे दुनिया के बारे में नॉर्मल इंसान को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी कोई भी दुनिया थी। डार्क वेब का सिर्फ 5% इंटरनेट ही हम नॉर्मल लोग उसे करते हैं, बाकी का पूरा 95% डार्क वेब की दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर डार्क वेब की दुनिया क्या हो सकती है। कुछ देर इसी तरह आराम करने के बाद आदित्य ने अपना लैपटॉप और अपना फ़ोन लिया और उसे बैग में भरने के बाद अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया और कुछ ही देर में ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर उसने अपनी पसंद लंबोर्गिनी, जिसका न्यू मॉडल निकला था, उसके साथ वहां से घर के लिए निकल गया। अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यूज जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तारानकन। वहीं दूसरी तरफ कनक लगभग 5 बजे के आसपास अंगड़ाई लेते हुए उठी। पहले तो उसने अपनी आंखों को 2-3 बार झपकाई और फिर इधर उधर देखकर एक बार जगह का मुआयना करने के बाद उसे एहसास हुआ कि रोज के मुकाबले आज की जगह बदली हुई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि अब मैं मुंबई आ चुकी हूँ। इतना कहते हुए कनक ने अपने दोनों हाथ फैलाए और उठ बैठी। उबासी लेते हुए उसने अचानक महसूस किया कि उसका हाथ किसी को जोर से लगा। अगले ही पल एक धम की आवाज आई और किसी लड़की के करने की आवाज सुनकर कनक ने उस तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। है मेरी कमर, तोड़ दी रे मेरी कमर, आकी होलो। जमीन पर कमर के बाल गिरी हुई नैना की नींद एक पल में ही टूट गई। जब उसे अपनी कमर में तेज दर्द का एहसास हुआ, कनक को 4 बातें सुनाते हुए और अपनी कमर पकड़कर नैना अपनी जगह पर खड़ी हुई और रोने का नाटक करते हुए बेड पर बैठ गई। वही उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर कनक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी भी नींद अब तक उड़ गई थी। उसने नैना की ओर देखते हुए बेड पर घुटनों के बैठते हुए चिंता भरी आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नैनीताल, तू ठीक तो है ना?
देख कमर में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। छोड़ मुझे, पहले खुद ही मुझे बेड पर से गिरा देती है और फिर पूछती है कि ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। है मेरी कमर। कनक की बात सुनकर नैना ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ कनक की ओर देखते हुए बिगड़े हुए चेहरे के साथ नाटक अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर कनक का मुंह बन गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सॉरी यार, मुझे कहाँ पता था कि तू भी मेरे बगल में ही सो रही है। मैं तो सिर्फ अंगड़ाई ले रही थी, क्योंकि कल पूरा दिन पूरी रात जागने की वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी। ऊपर से इतनी थकान, तू ही बता मैं क्या करती। कनक को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए नैना ने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ देर अपनी कमर को सहलाने के बाद नैना ने कनक की ओर देखते हुए और अपना चेहरा ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा चल ठीक है, अभी उतना दर्द नहीं हो रहा है। चल लगता है सुबह हो गई है, बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। नैना ने बनाते हुए अपने पेट पर हाथ रख कर कहा। वही उसकी बात सुनकर कनक को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत इधर उधर अपना फ़ोन ढूंढना शुरू कर दिया। फ़ोन ढूंढते हुए ही कनक परेशानी भरी आवाज में बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। यार, हम यहाँ तो आ गए लेकिन हमने मासी को फ़ोन करके बताया ही नहीं। चल उन्हें कॉल कर देते हैं, परेशान हो रही होगी, और उसके बाद फ्रेश। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सुबह हो गई? अरे नहीं नहीं, अगर सुबह नहीं हुई है तो आराम से सो जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी मुझे लगता है कि रात को 3 बजे बज रहे हैं। सो जाओ। कनक अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले उन दोनों को दो जोड़ी घूरती हुई आंखें नजर आई। अगले ही पल कशिश आगे आई और कनक और नैना दोनों को बेड पर धक्का देते हुए और कंबल से कवर करते हुए गुस्से के साथ बोली। उसकी बातों में ताना साफ महसूस हो रहा था, लेकिन नींद से अभी अभी उठी नैना और कनक इस बात को बिल्कुल भी नहीं महसूस कर पाई। इसलिए कनक ने बेड से नीचे उतारते हुए मुस्कुराकर कशिश को देखते हुए और उसे गले लगाते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं दीदू, अब हमें नींद नहीं आ रही है, और वैसे भी हम कुंभकर्ण की बहनें थोड़ी ना है जो हमें इतनी नींद आएगी। आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हम ज्यादा सोते हैं, कनक ने मासूम बनते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर बेड पर बैठी हुई नैना ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। उन दोनों की बात सुनकर कनक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले ही पल उसने कनक को बेड पर धक्का देते हुए और गुस्से से चिल्लाते हुए उन दोनों की तरफ देखकर उंगली पॉइंट करते हुए तेज आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। क्या तुम दोनों मुझे पागल समझती हो? अगर तुम दोनों के साथ में रही तो लगता है मैं खुद भी पागल हो जाऊंगी। बेवकूफ लड़कियों, कल रात को तुम 12 बजे आई, उसके बाद से सो रही हो, और अभी वापस रात को 12 बजे बजने को हो गए, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम ज्यादा नहीं सोती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? कशिश की गुस्से से भरी बात और उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर कनक और नैना दोनों ने ही उसकी ओर देखते हुए हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल कनक ने मुस्कुराते हुए अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कशिश से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दीदू, मानते हैं कि हम बहुत दिन बाद मिले हैं, लेकिन इस तरह से आप हमसे प्रैंक करके हमें परेशान नहीं कर सकती हैं। दिस इज नॉट गुड मैनर्स। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। गुड मैनर्स तुम्हारी तो, रुको अभी मैं तुम दोनों को मजा चखाती हूँ। दरअसल कनक को लगा कि उसकी बड़ी बहन उन दोनों के साथ मजाक कर रही थी, इसलिए उसने बत्तीसी दिखाते हुए उसके सामने अपनी बात रखी। लेकिन उसकी बात सुनकर कशिश का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कनक को घूरकर देखा और अगले ही पल अपने हाथों में पीछे छुपाया मौजूद बेलन आगे किया और उसकी और उसे करने के लिए दौड़ी। नैना भी इसी लाइन में खड़ी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दीदू, आप ना इस कुकू को ही मारो, लगता है इसके साथ साथ इसके ज्यादा सोने की बीमारी मेरे अंदर भी इन्फेक्शन फैला रही है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल तड़का की नानी, तुम्हारे अंदर भी यही बीमारी फैल रही है। अब तुम कॉलेज में भी सबसे बचकर चलना, वरना क्या पता कब कौन सी बीमारी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि बीमारियां तुम्हारे लिए बीमारियां कम, कंप्यूटर में मौजूद वायरस ज्यादा हो गई है ना? नैना की बात सुनकर अचानक ही कनक ने कशिश से बचते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए और नैना को ताना मारते हुए कहा। वही उसकी बात सुनकर कशिश ने घूरकर उन दोनों को देखा। लगभग कुछ ही देर में कशिश ने उन दोनों को 2-3 बेलन बजाया भी। कुल मिलाकर नैना और कनक का स्वागत मुंबई में बेलन के साथ हुआ। उसके बाद दोनों बाहर फ्रेश होकर आई और खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे को सेट करने में लग गई। दरअसल कमरे तो 2 थे, लेकिन दोनों ने एक साथ ही रहने का डिसाइड किया था, क्योंकि दोनों एक साथ रहना चाहती थी।
और उनका सामान भले ही दूसरे दूसरे कमरे में रख दो, लेकिन आखिर में उनका सामान आपस में ही मिक्स हो जाता था। देर रात उन्होंने अपना सामान सेट किया और नींद के मारे नैना वापस सो गई। वही कशिश और बिट्टू भी सो गए थे, पर कोई था जो जाग रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि कनक थी, जो सबके सोने का इंतजार कर रही थी। स्टडी टेबल पर बैठे हुए उसने अपनी डायरी खोली और हर बार की तरह इस बार भी उसने अपनी डायरी में नए सफ़र की शुरुआत को लिखना शुरू किया। कनक को अपनी लाइफ के बारे में लिखना पसंद था, इसलिए उसने अपनी जिंदगी में घटने वाली हर एक अच्छी और बुरी घटना को अपनी डायरी में उतारा था। यहाँ तक कि अपने मॉम डैड की डेथ का पूरा वाक्य भी उसने उसे डायरी में उतरा हुआ था। कुल मिलाकर डायरी कनक की एक अननोन फ्रेंड बनी हुई थी, जो उसकी हर एक बात को और उसके साथ घटने वाली हर एक घटना को पूरी तरह से जानती थी। यहाँ तक कि उसके दुख और दर्द को उसके साथ शेयर भी करती थी। डायरी में लिखते हुए कनक अपने हाथों में मौजूद रिस्ट वॉच में समय भी देख रही थी। जैसे ही पूरा परफेक्ट 12 बजे उसने एक नज़र बद पर सो रही नैना की ओर देखा, जो कंबल ओढ़कर सो रही थी। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी डायरी बंद की और अपनी जगह से खड़ी हो गई। धीरे से कनक बैग की तरफ गई और बैग के नीचे मौजूद अपने सूटकेस को उसने बाहर निकाला, जिसके अंदर एक और छोटा सा सूटकेस था और उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। सूटकेस को निकालकर उसने बड़ा सूटकेस बंद किया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। उस बैग के साथ कनक ने अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम के साथ लगी हुई बड़ी सी बालकनी की ओर अपने कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया और बालकनी में मौजूद बड़े से सोफे पर बैठे हुए उसने आसमान की ओर देखा, जहां एक खूबसूरत चांद नजर आ रहा था। अभी उसकी नज़र ऊपर की ओर थी कि तबीयत अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। उसने उसे पर देखा तो जानी पहचानी कॉलर आईडी देखकर उसका चेहरा सीरियस हो गया। उद्धरण चिन्ह ... बोलो। फ़ोन उठाते ही कनक ने के लंबी गहरी सांस लेकर अपनी सीरियस और गंभीर आवाज़ में कहा। वही कनक की गंभीर आवाज़ सुनकर सामने वाले शख्स में घबराहट के साथ कनक से हिचकिचाहट में सवाल पूछते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... मैम, उन्होंने पेमेंट डबल कर दी है, यहाँ तक कि वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। क्या हम? सामने वाली शख्स की बात सुनकर कनक का चेहरा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अगली पल उसने अपनी ठंडी और गहराई हुई आवाज़ में गुस्से के साथ मगर शांत और ठंडी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने तुमसे कहा ना कि अभी मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। उद्धरण चिन्ह ... वॉट? क्या आप मुंबई में हैं? हाँ। और एक मिनट, क्या मैं गलत सुना? आपने अभी अभी पढ़ाई का नाम लिया। अचानक ही कनक की बात सुनकर सामने वाला शख्स हक्का बक्का रह गया। पहले तो उसे कनक की बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हुई। लेकिन फिर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ खटका और उसने तुरंत हैरानगी से कमाल करते हुए बोला।